एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम कर रहे हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं और आज हमारा 12वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है जो हम इस क्लास में करने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं, ये ध्यान रखना, जो सीईटी का जो आपका पेपर होने वाला है एचएसएससी का, उसी के बिहाफ पर तैयार किए गए हैं। जो पेपर का जो पैटर्न जो आएगा एचएसएससी के द्वारा जो सीईटी के पेपर में, वो ही सेम पैटर्न को लेकर ये आपके लिए सीईटी का जो प्रैक्टिस सेट है तैयार किया गया है और इसमें 100% आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको सारे टॉपिक्स करवाए जाएंगे। जीके हो गए, यानी कि नेशनल जीके सब कुछ आ गया इसके अंदर, और उसके बाद कंप्यूटर आ गया। इसमें हरियाणा जीके भी दी गई है, इंग्लिश भी दी गई है, हिंदी भी दी गई है और मैथमेटिक्स और रीजनिंग, सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए गए हैं। 100% होंगे और सेम वही पैटर्न होगा जो एचएसएससी के द्वारा जो सीईटी के पेपर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जो कैंडिडेट पहली बार क्लास देख रहे हैं वो ध्यान रखना, इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आप वो ज़रूर देख लें। क्लास कैसे करनी है आपको, जैसी क्लास चल रही है पहले क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप आंसर नोट डाउन करो, उसके बाद आगे वीडियो करो, ताकि आपको साथ के साथ ये पता चलता रहे कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। गलत है तो कहाँ आपका गलत है। ठीक है, और जो कैंडिडेट पहली बार क्लास देखे वो नॉलेज हब को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप नॉलेज हब को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाए। ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा तैयार की गई है और ये उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है। कोई भी डिटेल हो तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ का जो ये 12 नंबर जो प्रैक्टिस सेट है उसको आज हम कर रहे हैं। 100% होंगे, 1 बाय 1 सभी परसेंट हम इसमें डिटेल में करने वाले हैं और हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझाई जाएगी साथ के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम स्टार्ट करने लग रहे हैं। यहाँ से सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें जीके प्लस कंप्यूटर वगैरह हम करवाएंगे और उसके बाद अगला टॉपिक आएगा हरियाणा जीके का, सारे फिर सीक्वेंस में एक एक कर। तो पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्तिकार यानी कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्य अशोक यानी कि राज्य अशोक उल्लेखित है? किस यानी कि जो ये अशोक के जो शिलालेख है ये 4 जगह पर, इनमें से कौन से शिलालेख के ऊपर राज्य अशोक यानी कि रान्य अशोक का लिखा गया है? किस एक शिलालेख के ऊपर लिखा गया है ये? ठीक है, जो अशोक के जो भी ये शिलालेख थे, अशोक ने जितने भी करवाए थे, उनमें से किस एक शिलालेख के ऊपर रान्य अशोक का मतलब होता है राज्य अशोक, ये ध्यान रखना। रान्य अशोक का मतलब है राज्य अशोक, ये ध्यान रख लेना। रान्य का मतलब है राजा, रान्य। ठीक है, ये किस शिलालेख के ऊपर लिखा गया है? कंगनहली, शाहबाजगढ़ी, सांची या सोहगौर? तो जो शिलालेख है अशोक का जहाँ पर किंग अशोक लिखा गया है यानी कि रान्य अशोक लिखा गया है, और वो है कंगनहली का शिलालेख। कंगनहली का शिलालेख। और कंगनहली कहाँ पर है, आपको नाम नहीं सुना होगा तो आपने गुलबर्गा नाम सुना होगा, गुलबर्गा बिदर। तो गुलबर्गा है डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर, कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर है कंगनहली। वहाँ पर जो शिलालेख है उसके ऊपर लिखा गया है। ठीक है, एक स्तूप है, वहाँ पर लिखा है रान्य अशोक यानी कि किंग अशोक का वहाँ पर लिखा गया है राजा अशोक। कंगनहली अगर ऑप्शन में नहीं मिलाएगा तो आपको गुलबर्गा ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। गुलबर्गा का जो अभिलेख है, जो स्तूप है, वहाँ पर किंग अशोक लिखा गया है। और ये जो स्तूप लिखे गए हैं ये कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? ये है ब्राह्मी लिपि। अशोक के जो सारे जो शिलालेख हैं लगभग किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। तो ये जो स्तूप है ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा आएगा, गुलबर्गा या फिर कंगनहली जो शिलालेख है उसके ऊपर? अगला है प्रश्न नंबर 2 और इसमें दिया है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? यानी कि सिखों के जो गुरु हुए थे उनमें से किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मार दिया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास या फिर गुरु अंगद देव? तो सिख गुरु जिसको औरंगजेब ने मारा था और वो था गुरु तेग बहादुर था। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, गुरु तेग बहादुर था जिनकी हत्या कर दी थी।
अगला है प्रश्न नंबर 3 और इसमें है निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। सूरत में सबसे पहले कारखाना किसने स्थापित किया। जो भी विदेशी आए थे इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले किसने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था। डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या फिर पुर्तगाल। तो देखो सबसे जो पहले आए थे पुर्तगाली आए थे, सबसे लास्ट में भी कौन गए थे, पुर्तगाली गए थे। लेकिन जो सूरत में जो सबसे पहले जो फैक्ट्री लगाई थी वो लगाई थी अंग्रेजों ने। सबसे पहले सूरत के अंदर जो फैक्ट्री लगाई थी वो किसने लगाई थी, अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत के अंदर फैक्ट्री लगाई थी। प्रश्न नंबर 4 है नगर पालिका की अवधि के विषय में क्या सही है। नगर पालिका के बारे में 4 डिटेल्स दी गई हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और इसके बारे में बता रखा है कि कौन सी इसमें से चीज़ सही है। 5 तथ्य दिए गए हैं। पहला है कि नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है, यानी कि जिस दिन इलेक्शन हुए, जिस दिन जो जीतेगा उसी दिन से जो नगर पालिका के जो अवधि है वो मानी जाएगी। नगर पालिका अवधि की गणना प्रथम सम्मिलित तिथि से की जाती है। देखो पहला और दूसरे में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। इसमें तो जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ गया उसी दिन से अवधि शुरू हो जाएगी, या फिर जिस दिन पहली मीटिंग होगी उस दिन से नगर पालिका की अवधि शुरू होगी। ये दे रखा है दोनों में से। तीसरा है कि नगर पालिका की अवधि 5 साल की होती है। चौथा स्टेटमेंट है कि यदि नगर पालिका 2 साल में विघटित कर दी गई तो नई 2 नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। पांचवा है कि यदि नगर पालिका 2 वर्षों में विघटित कर दी गई तो नई नगर पालिका 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। इसमें जो स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ 4 और 5 में क्या लिखा है। 3 में तो ये लिखा है नगर पालिका का टेन्योर 5 साल का होते तो ठीक है भाई, जो इलेक्शन होंगे 5 साल के लिए हो गए। लेकिन इसमें ये लिखा है कि अगर मान लो कोई बीच में ही अगर नगर पालिका विघटित हो गई किसी प्रकार से, अगर चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ गया तो नई नगर पालिका बने, जो नगर पालिका के दोबारा इलेक्शन होंगे एमसी के, तो जो नया बनेगा अध्यक्ष वो 3 साल के लिए रहेगा, या फिर वो जो नई सरकार बनेगी वो 5 साल के लिए काम करेगी। ये पॉइंट लिख रखा है। पॉइंट 4 में लिखा है कि वो बचे हुए 1 साल के लिए काम करेगी, या फिर पॉइंट 5 में लिखा कि वो 5 साल के लिए ही काम करेगी। ये चीज़ इसमें लिखी गई है, तो ये चीज़ तो ध्यान रखना। देखो नगर पालिका की अवधि होती है 5 साल, लेकिन अगर नगर पालिका का चुनाव बीच में ही दोबारा होता है तो वो जो काम करेगी वो बीच का जो टाइम बच गया ना सिर्फ उसी के लिए काम करेगी, शुरू से 5 साल के लिए काम नहीं करेगी। आज जैसे मान लो नगर पालिका के चुनाव हो गए, कोई जीत गया, एमसी चेयरमैन बना दिया गया, 2 साल बाद या 1 साल बाद उसने किसी वजह से रिजाइन दे दिया। अब अगर जो नया चेयरमैन आएगा तो 5 साल में जितने भी साल कम है ना उतने ही साल वो बना रहेगा, दोबारा से 5 साल के लिए नहीं चुना जाएगा। जितने साल की अवधि बच गई उतने ही अवधि के लिए वो रहेगा, उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे। तो जो ऑप्शन 5 है वो क्लियरली इसमें गलत है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और दूसरी बात है जो इसकी जो अवधि होती है, जो गणना की जाती है, वो इलेक्शन की डेट से इसकी गणना नहीं की जाती है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन नहीं, जिस दिन इनकी पहली जो मीटिंग होती है, जिस दिन पहला वो होता है इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, उसी दिन से इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना सारी की सारी बातें। स्टेटमेंट 2, 3 और 4 ये तीनों ही सही है सिर्फ नगर पालिका के बारे में। एमसी जो चुनाव होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले, म्यूनिसिपैलिटी वाले, उनके बारे में है, ये ध्यान रख लेना। जिस दिन इनकी पहली मीटिंग होगी उसी दिन से इनका जो टाइम पीरियड है वो तैयार काउंट किया जाएगा। फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन होगा इनका उसी दिन से। टेन्योर इनका 5 साल का रहेगा, लेकिन अगर बीच में विघटित हो जाती है तो बचे हुए टाइम पीरियड के लिए ही नया एमसी चुना जाएगा, ठीक है। वो 3 ही स्टेटमेंट इसमें सही थी। प्रश्न नंबर 5 है किस झील का स्वामित्व संयुक्त रूप से चीन और भारत दोनों के पास है। कौन सी झील है जो चीन और भारत के बॉर्डर पर है और जिस पर दोनों का ही अधिकार है, चीन का भी और भारत का भी। त्योसो मोरिरी, पोंगसो, सोकर या फिर थंका, ये 4 झील दे रखी है। तो वो झील जिस पर भारत और चाइना, इंडिया और चीन दोनों का ही स्वामित्व है, और वो झील है पेंगोंग झील। पेंगोंग सो झील है, आपने सुना भी होगा, कई बार इधर विवाद भी हुआ था भारत और चीन के सैनिकों का आपस में, ठीक है। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। पेंगोंग सो जो झील है ये लद्दाख के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। कहाँ पर है ये? लद्दाख के अंदर है, ये लद्दाख के अंदर है पेंगोंग सो जो झील है। और इसकी एक चीज़ और बताता हूँ, इसका जो 45 किलोमीटर का एरिया है ना लगभग इसका, वो इंडिया के पास है, और 90 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है इसका वो चाइना के पास है, ये ध्यान रखना। यानी कि 1/3 इंडिया का अधिकार इस पे और 2/3 एरिया पे चाइना का इसका अधिकार है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 6। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि एवरेज जो टेम्परेचर वहाँ पे 26 डिग्री है और औसत जो वर्षा है वहाँ पे वो 63 सेंटीमीटर है। इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है, तो कौन सा केंद्र है? द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ ए मेट्रोलॉजिकल स्टेशन इज 26 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स एवरेज एनुअल रेनफॉल इज 63 सेंटीमीटर। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 9 डिग्री, देन द स्टेशन इज। इसमें है कि देखो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे 26 डिग्री रहता है पूरे साल, लेकिन प्लस माइनस 9 डिग्री का टेम्परेचर इसका ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बारिश होती है वो लगभग 63 सेंटीमीटर एवरेज जो यहाँ की बारिश होती है। तो ये जो टेम्परेचर है ये रहता है समुद्र के किनारे। ये जो नॉर्मल टेम्परेचर दे रखा है ये लगभग समुद्र के किनारे आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर जो रेंज दी गई है इसके मेन, ये दी गई है चेन्नई के लिए, जो मध्यम जो मीडियम टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा, मतलब गर्मी का मौसम है लेकिन ज़्यादा ठंड नहीं है, क्योंकि 26 डिग्री एवरेज दे रखा है। 26 में 9 जोड़ेंगे तो 35 डिग्री जो नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर 26 से कम भी करेंगे तो ये लगभग 17 डिग्री बनेगा। 17 से 35 डिग्री के बीच में यहाँ का टेम्परेचर रहता है। तो ना तो यहाँ पे ठंडी होती ना ज़्यादा। चेरापूंजी है यहाँ पे तो बारिश और भी ज़्यादा होती है, 63 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक है। तो ये है चेन्नई जहाँ मीडियम टेम्परेचर रहता है। अगला है पर क्वेश्चन नंबर, ये एक क्वेश्चन है साइंस का, ये क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल गुणा भाग का फार्मूला है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के दुगुना होता है? फ़ारेनहाइट जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड के दुगुना होता है, ठीक है। किस टेम्परेचर के ऊपर, किस डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर? तो ये जो होता है नॉर्मल, अगर आप याद करोगे तो ये होता है 160 डिग्री सेल्सियस पर, 160 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन एक फार्मूला और बताता हूँ, अगर आप डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है और उसको फ़ारेनहाइट में करना है, देखो टेम्परेचर 3 चीज़ों में मापा जाता है, केल्विन में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड और एक मापा जाता है फ़ारेनहाइट के अंदर। अगर डिग्री सेल्सियस से आप केल्विन में करोगे तो 273 आपको ऐड करना है। ये नॉर्मल आपने पढ़ रखा है, 273 केल्विन आपको ऐड कर देना है, वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस का। लेकिन अगर आपको डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना है तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला है F-32 गुणा में 5/9। ये किसके बराबर होता है? डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। अब कितने भी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना हो, कितने फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कर रहा हो, इस फार्मूले में रखना है। ये ध्यान रखना है इसमें, F-32 × 5/4 ये होता है डिग्री सेल्सियस के बराबर, ठीक है। और इसी फार्मूले से आप ये भी निकाल सकते हो 160 डिग्री का। अगला है प्रश्न नंबर 8। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साइंस का। इसमें पूछा है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है, यानी कि जो कंपाउंड सबसे ज़्यादा कौन सा बनाता है? कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है? अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो आपको अच्छे से पता होगा। वो जो कम एलिमेंट है वो है कार्बन। सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट आपको मिलेंगे, जो यौगिक मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे कार्बन के। लगभग जो मटेरियल जो भी कुछ भी बनेगा उसमें 70% में कार्बन ही मिलेगा। जो भी आइटम बनेंगे सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम जो कंपाउंड बनाता है वो बनाता है कार्बन, क्योंकि कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड होती है, ठीक है। ध्यान रखना, कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड होती है, चारों स्टेबल बॉन्ड होती है। ध्यान रखना कार्बन की, इसकी वैलेंसी 4 होती है कार्बन की। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयोग होता है? यानी कि जल को शुद्ध करने के लिए, जल को जो जीवाणु है उनको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड या फिर उपरोक्त सभी? तो देखो आपको एक तो ये नाम होगा क्लोरामाइन जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल, ठीक है, पानी के अंदर डालते हैं। एक होती है क्लोरीन डाइऑक्साइड और एक हम ओजोन का भी प्रयोग करते हैं पानी को प्योरीफाई करने के लिए, जो डिसइंफेक्ट करने के लिए। ये तीनों ही चीज़ यूज की जाती है, याद रख लेना। आपने क्लोरीन गैस याद रख कर रखी होगी बस नॉर्मल, लेकिन क्लोरीन डाइऑक्साइड है। क्लोरीन डाइऑक्साइड क्या होती है? ClO2। क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 होती है। एक होती है क्लोरामाइन और एक होता है ओजोन। इन तीनों का ही यूज़ किया जाता है पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए। ध्यान रख लेना, तीनों ही नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओजोन, क्लोरामाइन और क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये तीनों ही पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है?
यानी कि जो हम फोटोसिंथेसिस जो करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से जो क्रिया होती है, उसमें कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है, ये पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है यानी कि फोटोसिंथेसिस, उसमें कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, दूसरा है प्रकाश ऊर्जा का ताप ऊर्जा में, तीसरा है ताप ऊर्जा से जैव रासायनिक ऊर्जा, या चौथा है उष्मा से गतिज ऊर्जा। तो जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्रकाश संश्लेषण है, उसमें सीधी सी बात है प्रकाश ऊर्जा ही होती है, लाइट एनर्जी होती है। तो ऑप्शन सी और डी तो हट जाएंगे अपने आप, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो सूरज की रोशनी में होता है। ठीक है, सूरज की रोशनी में जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं सूरज की रोशनी से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो प्रकाश की जो रोशनी होती है ना, कि जो लाइट एनर्जी है, उसका यूज करके उसको किस में किया जाता है, केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट्स में बदला जाता है, ये ध्यान रखना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, केमिकल एनर्जी में या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। लाइट एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी के वासुकी को बाहरी सहयोग के संबंधित मालूम, ये पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये नहीं आएगा। ये पहले जो PYQ था एक बार उसमें पूछा था, क्योंकि उस समय जो अधिकारी थी आईएएस अधिकारी के वासुकी ये चर्चा में थी, इस वजह से उसके बारे में पूछा गया था। आपको अपने हरियाणा सरकार का रखना है। अगर हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो वो अनुराग रस्तोगी, याद रख लेना, पूछा जा सकता है हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, वो है अनुराग रस्तोगी, ये ध्यान रख लेना। और PA टू CM कौन है, वो है अरुण गुप्ता। PA टू CM है, जो PS टू CM है वो है अरुण गुप्ता, ध्यान रखना। PS जो CM के वो है अनुराग गुप्ता, और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी है वो है रस्तोगी जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सितंबर 2024 में भारत के किस राज्य में पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का शुभ आरंभ किया जाएगा। ग्लोबल ओवरसीज वोमेन्स कबड्डी लीग 2024 जो सितंबर में हुई थी, ये किस राज्य में हुई थी। ग्लोबल ओवरसीज वोमेन्स कबड्डी लीग 2024 जो सितंबर में हुई थी, किस राज्य में इसका उद्घाटन हुआ था। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये हुई थी हरियाणा के अंदर। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग ये हुई थी हरियाणा के अंदर सितंबर 2024 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 से अधिक विकल्पों में से चयन करने के लिए कौन से कथन सही है। यानी कि 2 स्टेटमेंट दे रखी है और उनमें से किसी विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक एक सिलेक्शन फ्रॉम मोर देन 2 चॉइस, 2 से ज़्यादा चॉइस है, उनमें से एक स्टेटमेंट का हमें प्रयोग करना है। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट है, अगर उसमें से किसी चॉइस करनी है तो उसमें जो हम कमांड का यूज़ करते हैं वो हम करते हैं स्विच कमांड का यूज। स्विच का मतलब बदलना। इंग्लिश में नाम आ जाएगा, ध्यान रखना, हिंदी में नाम मत पढ़ना इनके हिंदी में नाम मत पकड़ना। ये कंप्यूटर के C लैंग्वेज के क्वेश्चन है, इफ़, एल्स इफ़ या फिर स्विच। तो हम स्विच कमांड का प्रयोग करते हैं 2 से ज़्यादा विकल्पों के चयन करने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्डवेयर नॉट सॉफ्टवेयर। ये 4 ऑप्शन दिया, आपको बताना हार्डवेयर कौन सा है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट या फिर प्रिंटर। तो हार्डवेयर क्या चीज़ है जो बाहर दिखाई देते हैं कंप्यूटर के अलावा, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है। तो एक्सेल भी कंप्यूटर के अंदर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट। प्रिंटर डिवाइस ये एक हार्ड ड्राइव है, ठीक है। प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारे हार्ड ड्राइव के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, और यो भी कंप्यूटर से क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली IC सर्किट यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप्स होती हैं, उनको बनाने के लिए कौन से रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। एक जो मेटल है वो यूज़ किया जाता है IC जो चिप्स होती है उसको बनाने के लिए। आप ऑप्शन देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या होता है इसमें। IC की पहले फुल फॉर्म याद रख लेना। IC चिप्स की कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आपने कई बार ट्रांजिस्टर वगैरह में सुना होगा, IC जल गई, इसकी IC ख़राब हो गई, वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ऑप्शन देखो, आपको पता लग जाए किससे बनी है। गोल्ड, सिल्वर, सिलिकॉन या फिर कॉपर। तो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। जो चिप्स होती हैं, जो IC चिप होती है वो किससे बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है।
आपको ये बताना है कि इंडिया में पहले तो ये बताना है सिलिकॉन वैली कहाँ है, सिलिकॉन वैली कहाँ पर है वर्ल्ड में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इंडिया में सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, बेंगलोर को, जो IT सिटी जिसे कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 16, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसने किया? हु मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलना ये, राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया? VKRB राव, ST तेंदुलकर, दादा भाई नारोजी या फिर PC मार्नोबोलिस? तो किसने करा था ये? दादा भाई नारोजी ने, ठीक है। और इन्होंने एक थ्योरी दी थी, वो ड्रेन वेल्थ थ्योरी जो थी एक, वो दी थी इन्होंने। धन का निष्कासन का जो सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नारोजी ने। और इन्होंने करी थी सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसने करा था? दादा भाई नारोजी ने। प्रश्न नंबर 17 है, समाज में समाजवादी पैटर्न की स्थापना के आह्वान करे दूसरी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? सबसे पहले बड़ी बात है, इसको हिंदी में मत पढ़ो, ये प्रश्न इंग्लिश में पढ़ने का है। और इसका जो वर्ड है वो है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। अगर आपको नाम हो तो आप वैसे ही समझ जाओगे। इसमें सिंपल ये पूछना, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसको किस नाम से जाना जाता है, बस ये समझ जाओ। इसमें पहली पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना, दूसरी पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? सोशलिस्ट प्लान, मानलोबिश योजना, नेहरू प्लान या फिर हेराल्ड डोमर योजना? दूसरी पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? देखो, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसको नाम से जानते थे हेराल्ड डोमर योजना, ये पहली पंचवर्षीय योजना का नाम था। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका नाम था महालनोबिस योजना, ये ध्यान रखना। PC जो इसका पूरा नाम था इनका PC महालनोबिस, उनके नाम पर इसको जाना जाता है महालनोबिस योजना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 18 प्रश्न हो गए, इसमें हमने जीके देख ली और साथ में कंप्यूटर के भी 3-4 प्रश्न हमने देख लिए। प्रश्न नंबर 19 से लेकर 40 तक अब सारे आएंगे हरियाणा जीके के। प्रश्न नंबर 19 से 40 तक अब हरियाणा जीके आएगी, यहाँ से हरियाणा जीके शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा को क्या कहा जाता है? हरियाणा को क्या कहा जाता है? मंदिरों की भूमि, फूलों की भूमि, भारत की गेहूं की टोकरी या फिर पवित्र राज्य? तो हरियाणा को क्या कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है भारत की गेहूं की टोकरी, भारत की गेहूं की टोकरी। क्योंकि जो हरियाणा के जो भारत के जो प्रमुख राज्य है जहाँ पर गेहूं सबसे ज़्यादा होता है उसमें हरियाणा भी एक है, सबसे ज़्यादा गेहूं हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये CET के में अंदर आया था, CET का जो मेंस हुआ था उसमें पूछा गया था ये, सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मित्ताथल कहाँ? अच्छा, मित्ताथल इसमें पूछ लिया कि मित्ताथल कहाँ है, उसे पूछा था कि इनमें कहाँ पर मिले थे? जिंद में, भिवानी में, हिसार में, इनमें से कोई नहीं। तो मित्ताथल जो सिंधु घाटी सभ्यता से एक संबंधित स्थल है, और ये मित्ताथल कहाँ पर है? ये गांव मित्ताथल, ये जो जगह है, ये गांव है, ये कहाँ पर है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पर है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? अब आपको इंग्लिश में नाम दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। और ये है कि बायोटेक्नोलॉजी रीजनल सेंटर, बायोटेक्नोलॉजी रीजनल सेंटर। देखो, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश में याद करोगे तो सही रहेगा। कई बार इसको ऐसे लिख देता है पेपर में हिंदी लैंग्वेज में, बायोटेक्निकल, ठीक है। इंग्लिश में तो ये लिखेगा, हिंदी में भी ऐसे बायोटेक्निकल लिख देता है, तो अब बायोटेक्निकल पढ़ना इसको, बायोटेक्नोलॉजी रीजनल सेंटर। बायोटेक्नोलॉजी रीजनल सेंटर हरियाणा में कहाँ पर है? रोहतक, भिवानी, फरीदाबाद या फिर गुरुग्राम? तो बायोटेक्नोलॉजी जो रीजन सेंटर है ये है फरीदाबाद के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी रीजन सेंटर है ये है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 22 में दिया है, हरियाणा राज्य में कितने नगर पालिका परिषद हैं? म्यूनसिपल काउंसिल्स कितनी है? देखो, नगर पालिका परिषद पूछा है इसमें तो वो है 19। अगर पूछता नगर पालिकाएँ कितनी हैं तो वो है हरियाणा में 53, नगर पालिका है 53 और नगर पालिका परिषद है 19। ये शायद 55 हो गई है नगर पालिका, वो चेक कर लेना 53 है या 55 है, और नगर परिषद है वो 19 है, नगर निगम 11 है। ये ध्यान रख लेना सारी चीज़ें हरियाणा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 है, तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? जो हम तीज का त्यौहार बनाते हैं, झूला डालते हैं जिसमें, कब मनाया जाता है? फागुन मास में, बैसाख, कार्तिक या फिर सावन मास में?
तीज का त्यौहार मनाया जाता है बारिश के मौसम के लिए, ध्यान रखना सावन के महीने में। कई बार आता है कौन सा त्यौहार बारिश के मौसम में मनाया जाता है, बारिश के मौसम में, तो होता है तीज का त्यौहार। सावन महीने में, सावन में बारिश होती है ज़्यादा। तीज का महीना जो तीज का त्यौहार है मानसून में यानी कि सावन के महीने में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, हरियाणा पुलिस ने नई दिल्ली में आयोजित स्कोच 2019 शिखर सम्मेलन के दौरान किस ऐप के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार जीता था? स्कोच 2019 में एक अवार्ड जीता था हरियाणा पुलिस ने, एक्सीलेंस अवार्ड जीता था, उत्कृष्टता पुरस्कार जीता था। किस ऐप के लिए, कौन सी एक एप्लीकेशन थी जिसके लिए इन्होंने अवार्ड जीता था? तो ये जो थी वो था दुर्गा शक्ति ऐप के लिए। दुर्गा शक्ति ऐप के लिए हरियाणा पुलिस को 2019 स्कोच 2019 में एक्सीलेंस अवार्ड यानी कि उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया था दुर्गा शक्ति के लिए 2019 में। अगला है प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी नहीं खेली थी? 4 ऐसे प्लेयर हैं, इसमें से 3 प्लेयर हैं जो हरियाणा की तरफ से खेल चुके हैं, मनिंदर सिंह, राजेंद्र गोयल, कपिल देव और सरकार तलवार। तो जो मनिंदर सिंह है ना, ये पंजाब की साइड से खेल रहे हैं। कहाँ से? पंजाब की साइड से। आपको नाम से ही समझ जाओ, थोड़ा हाँ मतलब पंजाबी टाइप का नाम है। तो इन्होंने कहाँ से खेला था? ये पंजाब की तरफ से। बाकी 3 हरियाणा के हैं। प्रश्न नंबर 26 है, हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? जो इलीगल माइंस है जो स्टेट के अंदर, उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सी एक स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने चलाई है? जन जागरण योजना, ई निगरानी योजना, ई रवाना योजना और खोजबीन योजना। तो इस पर जो नज़र रखने के लिए इलीगल माइनिंग पर, वो है ई रवाना योजना। ई रवाना योजना हरियाणा सरकार ने चलाई है इलीगल माइनिंग पर नज़र रखने के लिए, अवैध खनन है उस पर नज़र रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य है। कौन सा ऐसा काम है जो हरियाणा ने शुरू करा, सबसे पहला स्टेट है? उपग्रह, फार्मर बजट, आर्यभट्ट या महिला पुलिस स्वयंसेवक? तो वो है वोमन पुलिस वॉलंटियर्स, महिला पुलिस स्वयंसेवक। ये शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। और एक हरियाणा बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो करी थी, कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी, ये भी हरियाणा पहला राज्य था भारत में करने वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर, फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? फतेहाबाद शहर है जो, वो किसने बसाया था? फतेह खान, फिरोज खान, शाहजहाँ या फिर पुष्यभूति? तो फतेहाबाद की स्थापना किसने करी थी? फतेह खान ने। फतेह खान ने फतेहाबाद शहर बसाया था। प्रश्न नंबर 29 है, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच किस दिशा में सीमा बनाती है? यमुना नदी, देखो हरियाणा में अगर सदा नीरा नदी पूछी जाए तो वो यमुना नदी है। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यमुना नदी बहती है। यमुनानगर, यमुनानगर, पानीपत, करनाल, सोनीपत, इस साइड से सारी ये नदी बहती है ये, ठीक है। यमुनानगर हो गया, करनाल, फिर पानीपत, सोनीपत, आगे ये दिल्ली और यूपी में आगे चली जाती है ओखला होते हुए। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच एक हरियाणा कौन सी सीमा पर ये बाउंड्री बनाती है? पूर्वी सीमा पर। यमुना नदी जो है वो हरियाणा की पूर्वी दिशा में बहती है, हरियाणा के पूर्वी दिशा में। प्रश्न नंबर 30 है, हरियाणा राज्य के पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री कौन है? तो देखो पुरानी वाली सरकार के ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ये आपको नहीं ध्यान रखना। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जो नया मंत्रिमंडल बना है वो सारा आपको करना है। नया मंत्रिमंडल आपने सारा करना है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे जरूर आएगा। एक सूरजकुंड मेले पे प्रश्न आएगा, एक नया मंत्रिमंडल कौन सा है। नए मंत्रिमंडल के ऊपर एक 100% प्रश्न आएगा। ये मंत्रालय किस मंत्री के पास है, ये विभाग किस मंत्री के पास है, जरूर याद कर लेना। मंत्रिमंडल जो नई सरकार जो बनी है अभी जो चल रही है हरियाणा की, इसमें से मंत्रिमंडल जरूर याद कर लेना, ठीक है। और वो मंत्री जो बना है वो कहाँ से जीत कर आया था, ये याद करना आपको। अगला है इसमें प्रश्न नंबर 31, और ये दिया गया कि हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य कौन सा है? यह एक खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान और हास्य की मिथकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति करता है। हरियाणा का एक ग्रामीण लोक नाट्य है, कौन सा है वो? नौटंकी, सांग, कठपुतली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हरियाणा का जो लोक नाट्य है वो है सांग। इसके अंदर एक रंगमंच की तकनीक यानी कि स्टेज के ऊपर इसमें प्रोग्राम किए जाते हैं, ठीक है। हास्य कथाएं सुनाई जाती है, आधुनिक कथाओं के ऊपर इसमें किया जाता है सारा का सारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सॉन्ग के ऊपर कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 32 है, संदीप सिंह किस खेल से संबंधित है?
संदीप सिंह, जो हरियाणा के मंत्री भी रह चुके हैं। पिछली सरकार में ये हरियाणा के मंत्री भी थे संदीप सिंह। और इनका संबंध किस खेल से है? हॉकी से संबंधित है ये। संदीप सिंह हॉकी के कप्तान रह चुके हैं इंडिया को, और ये पिछली बार हरियाणा के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? एक किताब है हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, और हिस्ट्री ऑफ हरियाणा इस किताब के राइटर कौन है? पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित मांगेराम, धनपत सिंह या फिर भाज्य भगत? तो हरियाणा का इतिहास और ये लिखा था पंडित श्री राम शर्मा ने। पंडित श्री राम शर्मा ने ये हिस्ट्री ऑफ हरियाणा ये इन्होंने लिखी थी। प्रश्न नंबर 34 है कि हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से दो नगर NH 71A से जुड़े हुए हैं? नेशनल हाईवे 71A है, इससे कौन से दो डिस्ट्रिक्ट है जो जुड़े हुए हैं? रोहतक करनाल, रोहतक अम्बाड़ा, रोहतक पानीपत या फिर रोहतक फरीदाबाद? तो NH 71A से जुड़ा है रोहतक और पानीपत। रोहतक पानीपत का जो रोड है रोहतक गोहाना पानीपत वाला, वो NH 71A है। प्रश्न नंबर 35 है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा मंदिर हरियाणा में खजुराहो के रूप में जाना जाता है? देखो वैसे तो खजुराहो के जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के अंदर, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। और खजुराहो के मंदिर में जो एक प्रसिद्ध मंदिर है वो है कंदरिया महादेव। ध्यान रखना, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? वो है MP में, और यहाँ का एक फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ का फेमस मंदिर है, कई बार पूछा जाता है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है। अब ऐसा है कि कौन सा मंदिर हरियाणा का एक मंदिर है जिसको हरियाणा के खजुराहो के रूप में जाना जाता है, यानी कि जिसे हरियाणा का खजुराहो का मंदिर कहा जाता है? काली देवी मंदिर, सूर्यकुंड मंदिर, भीमा देवी, या इनमें से कोई नहीं? तो वो जो मंदिर है वो है भीमा देवी मंदिर। हरियाणा में जो भीमा देवी मंदिर है उसको हरियाणा का खजुराहो का मंदिर कहा जाता है। ये भीमा देवी मंदिर है कहाँ पर? ये है पिंजौर के अंदर। कहाँ है? पिंजौर में। पिंजौर का जो भीमा देवी मंदिर है उसे हरियाणा का खजुराहो कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन जो यूनिट है वो हरियाणा में कहाँ पर है? अम्बाला, सोनीपत, रोहतक या फिर गुड़गांव? तो मारुति सुजुकी जो उत्पादन संयंत्र है हरियाणा में वो कहाँ पर है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, पंडित जसराज जो एक शास्त्रीय संगीतज्ञ है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंडित जसराज अम्बाला, काशी, वृंदावन या फिर हिसार? पंडित जसराज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था हिसार के अंदर। हिसार के अंदर। और जो साइंटिस्ट हैं नासा के, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इन्होंने एक खगोलीय पिंड का नाम भी पंडित जसराज के नाम पर रखा था, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 है, हरियाणा में टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? टांगरी नदी का अरावली पर्वतमाला, मोरनी पर्वतमाला, या फिर आगे दो ऑप्शन और है इसमें, विंध्य श्रेणी या इनमें से कोई नहीं? तो टांगरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मोरनी की पहाड़ी। कहाँ से निकलती है टांगरी नदी? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 39 है, हौजरी उद्योग प्रमुख रूप से किस जिले में है? हौजरी इंडस्ट्री किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? रोहतक, अम्बाला, भिवानी या फिर गुरुग्राम? तो हौजरी उद्योग है ये है रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हौजरी उद्योग रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। प्रश्न नंबर 40 है, हरियाणा का कौन सा जिला शिक्षा नगरी एवं राजनीतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? यानी किस डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशन सिटी कहा जाता है और पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ हरियाणा कहा जाता है? अम्बाड़ा, रोहतक, कुरुक्षेत्र या फिर सोनीपत? कौन सा जिला शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है? वो है रोहतक। इसको राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है, राजनीति का केंद्र कहा जाता है, और इसके अलावा शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है रोहतक को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ तक हमारे 40 प्रश्न होते हैं इस मॉक टेस्ट के। 40 का मतलब क्या है? इसमें जीके कंप्लीट हो गई, कंप्यूटर के सवाल आ गए, और हरियाणा जीके इसके अंदर कंप्लीट हो गई। अब आगे पहले आएगी इंग्लिश, फिर आएगा हिंदी, फिर गणित और फिर रीजनिंग का। प्रश्न नंबर 41 से हम शुरू कर रहे हैं, और यहाँ से हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश प्रश्न नंबर 41 है ये, और यहाँ से इंग्लिश शुरू है। आराम से पढ़ना, समझ में आ जाएगी। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, खाली स्थान दे रखा शुरू में। इन द फर्स्ट अटैम्प्ट ही डिडंट ट्राई अगेन। पहले अटैम्प्ट में क्या होने के बाद कि उसने दोबारा ट्राई नहीं किया, यानी कि पहले अटैम्प्ट में फेल हो गया था। अब ये देखो ही डिडंट ट्राई अगेन, ये पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो वर्ब आएगी आगे वो भी पास्ट में ही आएगी।
तो बीइंग, फेलिंग, बीइंग फेल्ड और हैविंग फेल्ड या फिर हैविंग फेल्ड। तो इसके अंदर जो करेक्ट आएगा वो आएगा हैविंग फेल्ड। हैविंग फेल्ड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हैविंग आएगा। हैविंग फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में फेल होने के बाद उसने दोबारा ट्राई नहीं किया। बीइंग का कोई मतलब नहीं है, बी वर्ब यहाँ पे यूज नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें यह भी फिल इन द ब्लैंक्स है। हिज सक्सेस इन द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन गेव हिम ए मेजर ब्लैंक इन हिज कैरियर। कंपटीशन एग्जाम के अंदर सक्सेस उसने उसके कैरियर में एक बहुत बड़ा क्या दिया? ब्रेकआउट, ब्रेकअप, ब्रेक थ्रू या फिर ब्रेक डाउन। तो ये होता है एक ब्रेक थ्रू, जैसे आपने सुना भी होगा ब्रेक थ्रू, अच्छा ब्रेक थ्रू मिल जाए, यानी कि एक अच्छा खोज मिल जाए, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो जिससे, ठीक है। ब्रेक थ्रू होता है एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, तो एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिला। हिज सक्सेस इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम गेव हिम ए मेजर ब्रेक थ्रू, ठीक है। आपने सुना भी होगा फिल्म वगैरह में कि अच्छा ब्रेक थ्रू गया उस मूवी के द्वारा, या फिर उस कोई भी क्रिकेट में सुना होगा आपने। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 और ये बताना आपको ईडियम। ईडियम क्या है? आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर यानी कि काम की ना हो, यानी कि बेकार हो जाना, खराब। आउट ऑफ ऑर्डर यानी कि जो अब काम में नहीं है। इन गुड कंडीशन नहीं है तो इसका उल्टा हो जाएगा। आउट ऑफ नोवेयर ये भी नहीं है। आउट ऑफ प्लेस ये भी नहीं है। नॉट इन वर्किंग कंडीशन ये ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है बेकार होना, वर्किंग कंडीशन में ना होना। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है नॉट इन वर्किंग कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 42 है और इसमें भी आपको इडियम बताना है और यह है कि टू मेजर स्वॉर्ड्स। टू मेजर स्वॉर्ड्स का मतलब है कि तलवार नापना, अगर हिंदी बनाए तो इसका मतलब उलझ जाना इस चीज़ में, लोगों से उलझना। इसका मतलब है कि टू आर्ग्यू विद समवन, टू आर्ग्यू विद समवन, किसी से बहसबाजी करना। टू मेजर स्वॉर्ड्स का मतलब है टू आर्ग्यू विद समवन। 45 में है करेक्टली स्पेलिंग बतानी है आपको और ये है ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है अवसर, और ओकेजन की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है OCCASION, OCCASION, ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। क्वेश्चन नंबर 46 और ये भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी और ये बतानी ग्रेटफुल की। ग्रेटफुल यानी कि आपका आभारी रहूँगा, वो होता है तो ग्रेटफुल, GRATE ग्रेटफुल, FUL ग्रेटफुल। ऑप्शन डी वाली आएगी, ये GREAT नहीं आएगा, ध्यान रखना। GRATEFUL, ये जो करेक्ट स्पेलिंग जो आ रही है ना दोनों 45 और 46, ये याद जरूर कर लेना। इनका मतलब ओकेजन का मतलब अवसर, ग्रेटफुल की स्पेलिंग ग्रेटफुल मतलब आभारी होना। अगला है क्वेश्चन नंबर 47 और इसमें पूछा है वन वर्ड आपको। ए पर्सन हु प्रेजेंट ए रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम, जो रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम को दिखाता है, क्या बोलते हैं उसको? रिपोर्टर, एल्केमिस्ट, एंकर या अनार्किस्ट। तो कौन होता है? वो एंकर, जो टीवी एंकर जो करता है, जो हम सामने जो रिपोर्टिंग करता है उसको एंकर बोलते हैं, टीवी एंकर, ठीक है। उद्घोषक, समाचार उद्घोषक इसको हिंदी में। एंकर तो हो गया जो समाचार जो हमें बताता है वो। रिपोर्टर होता है संवाददाता, संवाददाता होता है रिपोर्टर। एल्केमिस्ट होता है जो रसायन बनाता है, जो केमिस्ट वाले। और अनार्किस्ट होते हैं अराजकतावादी, जिनका काम है अराजकता फैलाना। तो एंकर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 है और इसमें भी वन वर्ड पूछा गया है। दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। फोगी, वैग्यू, ट्रांसपेरेंट या फिर ओपैक। तो जिसके आर पार हम देख सकते हो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या चीज़ है जिसके आर पार हम देख सकते हैं? ओपैक होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी ओपैक। और वैग्यू होता है अस्पष्ट, धुंधला, जिसमें दिखना। अगर इसका उल्टा पूछते तो ओपैक हो जाता। ओपैक का मतलब दिखाई ना देना, अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट का। क्वेश्चन नंबर 49 और इसमें आपको सिनोनियम बताना है। इसको सिनोनियम आपको बताना और वह फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है? लाभकारी। कोई चीज़ फ्रूटफुल हमारे मतलब लाभकारी है, हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। यूजलेस इसका उल्टा हो गया, अगर इसका एंटोनियम पूछते तो यूजलेस कर देते। बैरन होते जो बंजर भूमि, जिस पर कुछ भी ना होगे, वो होता है बैरन, अनउपजाऊ भूमि। प्रोडक्टिव, ऑप्शन सी और डी तो एक से दे दिए बैरन, और इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब उपजाऊ, जो लाभदायक चीज़ हमारी, फ्रूटफुल उपजाऊ चीज़ जो फलदायक होती है। प्रोडक्टिव भी इसका सिनोनियम होता है, लाभकारी जो चीज़ है वो। प्रश्न नंबर 50 है और इसमें आपको एरर ढूंढ के बताना है कि इस सेंटेंस में कहाँ कुछ करेक्शन कर सकते हैं। देयर इज़ नो रीज़न वाई यू शुड रिमेन टेंस व्हेन आई वॉज प्रोमिसिंग टू हेल्प यू। तो जो लास्ट का जो सेंटेंस है इसमें आपको बताना है करेक्शन होगी या नहीं होगी, क्योंकि चारों ऑप्शन है इसी से रिलेटेड दे रखे हैं।
देयर इज़ नो रीज़न वाई यू शुड रिमेन टेंस व्हेन आई वाज प्रोमिसिंग टू हेल्प यू। जब मैं आपकी हेल्प करने के लिए प्रॉमिस कर रहा हूँ तो आपको कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिससे आपको टेंशन लेनी चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, आई वाज प्रोमिसिंग नहीं होगा, आई हैव प्रोमिस्ड, मैंने आपसे वचन किया है, मैंने आपको प्रोमिस किया है। ध्यान रखना इस चीज़ में, आई हैव प्रोमिस्ड आएगा इसके अंदर, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से आएगा ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है ऊपर, देयर इज़ नो रीज़न, वर्तमान की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आई हैव प्रोमिस्ड, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 51 नंबर है, इसमें भी आपको बताना है कि कुछ करेक्शन होगी या नहीं। मोस्ट ऑफ एस फेल टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज फ्रीक्वेंट विजिट टू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 51 में जो आपको बताना है, और इसमें आपको बताना है टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ, इसमें आपको बताना है कोई करेक्शन करनी है या नहीं करनी। मोस्ट ऑफ एस फेल टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज फ्रीक्वेंट विजिट टू दिस पार्ट ऑफ कंट्री। तो ये जो है इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, एकदम करेक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 51 में कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज फ्रीक्वेंट विजिट्स, ये सही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव किसके हैं, विजिट्स के हैं, तो इसलिए एस या ई एस यहाँ पे नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, और इसमें एरर बताना है, किस पार्ट में एरर है क्वेश्चन के। वी वुड वेरी प्लीज इफ़ यू कुड कम टू माई हाउस, हम बहुत खुश होंगे अगर आप हमारे घर आओगे। तो इसमें क्या एरर है, वी वुड वेरी प्लीज, हम बहुत खुश होंगे, हम बहुत हैप्पी होंगे। और इसमें कि इफ़ यू कुड कम टू माई हाउस, यहाँ पे कुड है, ये पास्ट में बात होगी, ठीक है। यहाँ पे पास्ट टेंस आएगा, यहाँ पे आएगा कम की सेकंड फॉर्म के CAME जो सेकंड फॉर्म होती है वो आएगा। कुड कम की जगह कुड कैम आएगा, CAME आएगा। वी वुड वेरी प्लीज इफ़ यू कैम टू माई हाउस, ठीक है, ये ध्यान रखना। कुड कैम नहीं आएगा, CAME आएगा सीधा, कुड कैम नहीं आएगा, सीधा आएगा CAME सेकंड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें भी एरर बताना है। इवन दो आई टुक ए टैक्सी द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, हालांकि मैंने टैक्सी ली थी, उसके बाद भी ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, मैं स्टेशन पहुंचता उससे पहले ही। तो इसमें क्या आएगा, इवन दो आई टुक ए टैक्सी, ये सही है। द ट्रेन लेफ्ट, लेफ्ट नहीं आएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। एक चीज़ ध्यान रखना, बिफोर और आफ्टर दो वर्ड होते हैं, बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद, इनका हिंदी में मतलब भी होता है, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद। तो बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद हमेशा ध्यान रखना हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट आएगा यहाँ पे, बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्वेश्चन नंबर 54 और जो 55 है, ये है आपके पैराग्राफ में सोल्व करने, ठीक है। एक पैसेज दिया होगा, उसके आंसर आपको सोल्व करने हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। क्लास की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब के नाम से, आपको नॉलेज हब ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे हमारा इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 56 से हमारी हिंदी शुरू होती है, प्रश्न नंबर 56, और यहाँ से अब हिंदी के प्रश्न आएंगे, हिंदी व्याकरण जो आएगा पेपर के अंदर वो सारे अब पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 56 है, वह काम नहीं करता, इस वाक्य में अब वह क्या है, वह काम नहीं करता। अब वह क्या होते हैं, अब वह वो अविकारी शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन और कारक इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें कि वह काम नहीं करता, इसमें अब वह का क्या है, तो वह तो एक संज्ञा हो गई, संज्ञा है सर्वनाम, ठीक है। काम क्रिया हो, कर्ता क्रिया हो गई, काम हो गया, कर्म हो गया। तो नहीं एक अव्यय शब्द है, इस पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग के साथ लगाओ, कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं तो नहीं ही रहेगा वहाँ पे भी। कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो नहीं जो शब्द है इसमें वो एक अव्यय पद है। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता। यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे, कुछ शब्द स्त्रीलिंग के हैं, सिर्फ 2 शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के नहीं हैं, वो पुल्लिंग के हैं, वो आपको बताने हैं। पंजाबी, बंगाली, ये तो स्त्रीलिंग हो गया, पंजाबी भाषा होगी, पंजाबी बोलते हैं। आँख, नाक में से आँख जो है वो स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है।
गंगा यमुना ये नदियां हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। लेकिन महीना और सप्ताह ये पुल्लिंग में माने जाते हैं। दिनों के नाम जो महीना सप्ताह ये पुल्लिंग में माने जाते हैं। कौन सा सप्ताह चल रहा है, कौन सा महीना हो गया, ऐसा नहीं है कौन सा महीना हो गई, महीना हो गया ऐसे बोला जाता है, कौन सा सप्ताह चल रहा है। तो सप्ताह और जो महीना जो शब्द है दोनों ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग भाव दर्शाते हैं, स्त्रीलिंग भाव नहीं दर्शाते। प्रश्न नंबर 58 है, उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें कौन सा कारक है? उसने, उसने आपने पढ़ा होगा कर्ता कारक का क्या चिन्ह होता है? ने। कर्म का को, कर्म देख कर्ता कारक का ने, कर्म को कर्ता ने, कर्म को कर्ण से संप्रदान, 8 जो कारक है सभी के आप चिन्ह याद रखना जरूर। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होना, संबंध का के की, रारेरी, संबोधन हे अरे ओ, अधिकरण में और पर। तो इसमें क्या है? उस ने कारक किसका है? कर्ता कारक का। ने जो चिन्ह है वो किस कारक का है? कर्ता कारक का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्ता कारक हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 59 और इसमें कि अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान और इसका तद्भव शब्द बताना है। अनजान, अजाना, अजान या अजाना। तो अनजान का जो तद्भव शब्द होगा अज्ञान का वो होगा अजान। अज्ञान का तद्भव शब्द अजान होगा, ये ध्यान रखना। बक ये अनजान, अजान, अजाना ये सारे देशज शब्द हैं। कौन से हैं? देशज शब्द हैं। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 60 है, उपसर्ग बताइए। पहले तो यह ध्यान रखना उपसर्ग हमेशा आगे लगते शब्द के और प्रत्यय पीछे लगते हैं। अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताना है। अति, ए, अतो या फिर अत। तो अति इंद्रिय में होता है अति उपसर्ग, अति प्लस इंद्रिय, अतीन्द्रिय। अति, अति एक इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, उन्नति परिश्रम से ही होती है का कारण तो आलस्य है। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? ये जो उन्नति है ये एक शब्द है और यहाँ पर इसका विलोम शब्द भरना है। उन्नति परिश्रम से होती है लेकिन खाली स्थान का कारण तो आलस्य है। पतन, अवंती या किसका कारण है? तो उन्नति का विलोम शब्द आपको भरना है। तो उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? अवंती। उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? अवंती। तो जिस प्रकार उन्नति का कारण क्या है? परिश्रम, तो उसी प्रकार अवंती आलस्य है। अवंती का कारण क्या है? आलस्य। उन्नति मतलब आगे बढ़ना। ठीक है। प्रश्न नंबर 62 है, मार शब्द पर्यायवाची है। मार शब्द किसका पर्यायवाची है? जादू का, अधम का, स्वर्ण का या अनंग का? मार शब्द यह है अनंग। अनंग का मतलब है कामदेव। अनंग का मतलब है कामदेव। इसका और पर्यायवाची क्या है? मनमत, मदन, रतिपति, कुसुमेश, मकरध्वज, मीनकेतु, कंदर्प, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं मार शब्द के। ऑप्शन डी उत्तर है अनंग। प्रश्न नंबर 63 है, ये देखो काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है। एक शब्द अर्थ। अगला है प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है। भिन्न अर्थ शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से 3 शब्द आपस में पर्यायवाची है। 4 में से 3 शब्द तो पर्यायवाची है, एक चौथा शब्द है वो इनसे अलग है एकदम। तो आपको वो चौथा शब्द बताना है कौन सा अलग है। जैसे सुता, सुता मतलब पुत्री हो गया। तनुजा, तनुजा मतलब भी पुत्री होता है। दुहिता मतलब भी पुत्री होता है। लेकिन अनुजा जो है, अनुजा, अनुजा का अर्थ होता है छोटी बहन। अनुज होता छोटा भाई और अनुजा होता छोटी बहन। बाकी तीनों का मतलब है पुत्री, बेटी, लेकिन अनुजा का मतलब है छोटी बहन। अनुज का मतलब छोटा भाई, अनुजा का मतलब छोटी बहन। तनुजा, दुहिता और सुता, इन तीनों का मतलब होता है पुत्री, बेटी। ये तीनों आपस में पर्यायवाची है, लेकिन जो ऑप्शन ए है वो नहीं है। प्रश्न नंबर 64 है, कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है? एक शब्द दे रखा है ये आदि और व्याधि। आदि व्याधि शब्द में आदि का क्या अर्थ है? आदि का अर्थ होता मानसिक कष्ट, व्याधि का अर्थ होता बीमारी, पीड़ा। जैसे क्या बोलते हैं गांव के लोग आदि व्याधि से पीड़ित हैं, यानी कि मानसिक कष्ट, रोग, बीमारी से पीड़ित हैं। तो आपको आदि का अर्थ बताना है। आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। आदि का अर्थ है मानसिक कष्ट और व्याधि बताते तो उसका मतलब रोग, बीमारी। ठीक है।
तो आदि का अर्थ है मानसिक कष्ट। ऑप्शन ए इसका उत्तर है, आदि का। 65 है, जिसे ईश्वर में विश्वास है, इसके लिए एक शब्द, यानी कि जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे क्या कहते हैं। वाक्य में एक शब्द कहते हैं उसके लिए। तो जो ईश्वर में आस्था रखता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, उसको बोलते हैं आस्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक, और जो ईश्वर पे भरोसा ना करे, ईश्वर में विश्वास ना रखे, उसको क्या कहते हैं, नास्तिक। तो इसमें कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको कहते हैं आस्तिक। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है आगे। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। 4 कथन दे रखे हैं, एक कथन गलत है, वो आपको बताना है कौन सा गलत है। संधि में 2 पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास के पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। देखो आपने सुना होगा संधि विच्छेद, तो ये भी सही है। संधि विच्छेद क्या होता है, संधि अलग अलग करना। समास को तोड़ने का यानी कि जब समास को हम खोलते हैं तो उसको बोलते हैं समास का विग्रह करना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं पीताम्बर, तो यानी कि पीले है वस्त्र जिसते, वो क्या होता है, समास का विग्रह करना। विग्रह मतलब उसका समास का अर्थ बताना। दोनों स्टेटमेंट तो सही है। अगला है कि समास के पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। जो समास के जो प्रत्यय जो लगे होते हैं लास्ट में, वो हटा दिए जाते हैं। ठीक है, ये भी। लेकिन प्रश्न नंबर 66 का जो ऑप्शन ए है, संधि में 2 पक्षों, तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया है 2 पक्षों का मेल होता है, वो होता है समास के अंदर। समास का होता है, समास का विग्रह करते हैं 2 पक्षों के मेलों के बाद। संधि में 2 पक्षों का नहीं, 2 वर्णों का मेल होता है। 2 वर्ण जो लास्ट के मिलाए जाते हैं, एक शब्द का आखिरी वर्ण और एक का पहला वर्ण मिलके 2 वर्णों का मेल होता है संधि के अंदर, 2 पक्षों का मेल नहीं होता। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये गलती है इसके अंदर। संधि विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है, और समास में प्रत्यय पद समाप्त कर दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 67 है। निम्नलिखित शब्दों में से अव्ययभावी समास बताइए। आपको अव्ययभावी समास बताना है। अव्ययभावी समास की पहले बताता हूँ। पहला पद होता है, इसमें प्रधान होता है, और वो क्या होता है, अव्यय होता है। प्रथम पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। पाप, पुण्य, घुड़सवार, आजीवन या फिर पीताम्बर। देखो 2 पद होंगे और प्रथम पद जो है वो अव्यय होगा। इसमें घुड़सवार में पहला अव्यय नहीं है, घुड़सवार। पाप, पुण्य भी नहीं है, पीताम्बर भी नहीं है। आजीवन, आजीवन में प्रथम पद प्रधान है और अव्यय भी है। इसके अलावा एक होता है प्रतिदिन, प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, ये सारे जो है अव्ययभावी समास हैं। अब जैसे पाप पुण्य है, पाप और पुण्य जिसमें डैश आ जाए, वो आपको पता होगा कौन सा समास होता है, द्वंद्व। द्वंद्व समास है पाप और पुण्य के अंदर। घुड़सवार ये है तत्पुरुष समास, घुड़सवार में तत्पुरुष समास। पीताम्बर, पीताम्बर के अंदर बहुवीरी और क्रमधारय दोनों समास हैं। ठीक है, बहुवीरी भी समास है इसके अंदर। पाप पुण्य जिसमें से डैश आ जाए वो होता है कौन सा, द्वंद्व समास। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, आजीवन, अव्ययभावी समास। प्रश्न नंबर 68 है। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। यानी कि एक वाक्य लिख रखा है, उसके बाद ये बता रहा कि कौन सा वाक्य है। आपको ये बता रहा कौन सा जोड़ा गलत है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, इसमें एक ही कर्ता है, तो ये सरल वाक्य है। कौन सा है, सरल वाक्य है। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, जो आएगा वो पाएगा, ये कौन सा हो गया, मिश्र वाक्य। 2 वाक्य जोड़ रखे, मिश्रित वाक्य है। नेता ने भाषण दिया और चला गया। देखो और, तथा, इन शब्दों से अगर जो जुड़ेगा, और से जुड़ गया, तथा, या, ये 3-4 शब्द अगर इनसे कोई वाक्य जोड़ा गया तो वो है संयुक्त वाक्य। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई। देखो इसमें क्या था, और था, इसमें भी और है, तो ये सरल वाक्य नहीं होगा, ये होगा संयुक्त वाक्य। 2 वाक्य जब जोड़ रखे और से, तथा से, या, किंतु, परंतु, वो होते संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 69 है। अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। नॉर्मली अलंकार के 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अलंकार कितने होते हैं, 3। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 70, हिंदी का आखिरी प्रश्न है। लोकोक्ति को चुनिए। लोकोक्ति कौन सी है। अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी होता एकमात्र सहारा, ये तो मुहावरा। 9-2-11 होना, भाग जाना, ये भी मुहावरा है। गले पड़ना, ये भी एक मुहावरा है। लेकिन अध जल गगरी छलकत जाए,
अध जल गगरी छलकत जाए, ये एक लोकति है। अध जल गगरी छलकत जाए। तो ये हमारा यहाँ पे हिंदी का कंप्लीट हो गया। 70% हो गए। जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, इंग्लिश और हिंदी पूरी। अब बचता है गणित और रीजनिंग। प्रश्न नंबर 71 से हम गणित करेंगे, उसके बाद रीजनिंग करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 71, ये गणित का पहला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 71, 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? यानी कि 75, 76, 77 और लास्ट में लेके 96 और 97, इन सभी का जोड़ बताना है। अगर आप खाली बैठे हो तो जोड़ लो 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 लिख के। नहीं तो फार्मूला जो होता है वो होता है a + n-1 इंटू डी। ये किसके बराबर होता है? लास्ट पद के बराबर। अंतिम पद जो होता है वो किसके बराबर होता है? a + n-1 इंटू में डी। a + n-1 इंटू में डी, ये होता है लास्ट पद के बराबर, अंतिम पद के बराबर। अंतिम पद हमारे पास दे रखा 97। ए होता है प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 75 जमा n हमें निकालना है। n हमें पहले निकालना पड़ेगा कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, और d हो गया इनके बीच का अंतर। देखो अगर आप n नहीं निकालोगे तो n ऐसे जोड़ लो, 97 और ये 75 तक 97, कितना अंतर हो गया? 22 का, और एक संख्या ये खुद ऐड हो जाएगी, यानी टोटल कितने पद हो गए? 23। ये तो पहला फार्मूला था पद निकालने का, टोटल कितने पद हैं। तो इसमें टोटल संख्या कितनी हो गई? 23 संख्या है, 75 से 97 तक। 97 में से 75 घटा के एक जोड़ दो, वो टोटल संख्या निकला है कितनी आ गई? 23 संख्या, यानी कि n हो गया 23 संख्या हो गई। अब सम का जो फार्मूला है वो क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में d। ये होता है किन्हीं भी लगातार क्रमागत जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका जोड़ निकालना, SN बोलते हैं। n/2 + 2a जमा n-1 इंटू डी। n की वैल्यू 23, d होता है इनका डिफरेंस, हर दो नंबरों के बीच का डिफरेंस, वो कितना है? 1। d की वैल्यू कितनी है? 1। n की वैल्यू 23। a होता है प्रथम पद, a का मान कितना है? 75, n का मान है 23। SN ऐसे निकल जाएगा, और इसको जब सोल्व करोगे तो SN की वैल्यू आएगी 1978, यानी कि 75 से लेकर 97 तक का जोड़ आएगा 1978। फार्मूला ध्यान रखना, SN यानी कि सम सभी नेचुरल संख्याओं का क्या होता है? n/2 2a जमा n-1 इंटू में d। ये फार्मूला होता है SN का। n होती है टोटल संख्याएं कितनी है? a होता है प्रथम पद, d होता है संख्याओं के बीच का अंतर, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर, वो होता है d। ठीक है, प्रश्न नंबर 71 का जो ऑप्शन डी है वो उत्तर हो जाएगा 1978। सवाल नंबर 72 है 243, उसके बाद 3 जीरो। किस लघुत्तम संख्या से भाग किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या आए? इसको किससे भाग किया जाए कि जो भागफल आएगा ना वो एक पूर्ण घन संख्या आएगा, पूर्ण क्यूब आएगा। ठीक है, यानी कि जो उत्तर आएगा, सपोज करो उत्तर आ गया 8, अगर किसी इसको कितने से भाग दे तो 8 आना चाहिए। 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब। जो भागफल आएगा वो का आएगा? पूर्ण क्यूब आएगा। लघुत्तम संख्या है, यानी कि सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देना, ऐसे नहीं कि किसी भी संख्या से भाग दो। तो 243 और लास्ट में 3 जीरो है। तो देखो सीधी सी बात है, लास्ट में 3 जीरो है तो 3 जीरो के 3 जीरो ही रहने दो इसकी। ठीक है, अब किसी ऐसे संख्या से भाग दे 243 पूरा भाग हो जाए और लास्ट में कोई संख्या आए जो पूरा पूरा भाग हो जाए इससे। तो इसको अगर हम 9 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 27,000। 9 से भाग देंगे तो 27,000 आएगा, और 27,000 किसका क्यूब है? 30 का क्यूब होता 27,000। ठीक है, 30 का क्यूब है 27,000, ये ध्यान रखना, क्योंकि 243 तो किसी का क्यूब नहीं होता, 6 का क्यूब होता 216। ठीक है, 200 ये 21,600 होता, मतलब 2,16,000 होता, तब तो ये होता 60 का क्यूब। लेकिन इसने इसका नहीं पूछा, इसने पूछा कि इसको किससे भाग दे कि जो भागफल आएगा ना वो एक क्यूब आए, परफेक्ट क्यूब आए। तो इसको अगर हम 2 से भाग देते हैं तो लास्ट में 5 बचेगा, जो परफेक्ट क्यूब में दिक्कत करेगा। लास्ट में 3 जीरो के 3 जीरो ही रहनी चाहिए, क्योंकि क्यूब में 3 जीरो होती है तो 1 जीरो बनेगी। स्क्वायर पूछता तो 2 जीरो की 1 जीरो बनती है। ठीक है, अब 243 को किसी ऐसे संख्या से भाग दे जो आगे संख्या बने तो क्यूब रूट में आए, क्यूब में आए। तो इसको अगर हम 9 से भाग देंगे तो 9 से पूरा पूरा भाग होएगा तो 27 पे। ठीक है, तो 27,000 किसका क्यूब बनता है? 30 का क्यूब बनता है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 73 है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचएफ दे दिया।
एलसीएम और एचसीएफ दे दिया और एक संख्या दे दी 24। हमने पढ़ रखा क्या, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, ये होता है। एलसीएम दे दिया 240, एलसीएम दे दिया 240, एचसीएफ दे दिया 12। देखो अगर एचसीएफ हमें दिया गया है तो संख्या हम क्या मानते हैं, अगर हमें एचसीएफ दे रखा है तो संख्या हम मानते हैं 12x और 12y। लेकिन इसने पहले ही एक संख्या 24 दे दी तो दिक्कत नहीं है, एक संख्या 24 मान लो तो दूसरी संख्या x हो जाएगी, क्योंकि पहले ही 12 का मल्टीपल दी गई है ये संख्या। ठीक है, ये पहले ही 12 का मल्टीपल है। तो 240 गुणा में 12 बराबर 24 गुणा में x, तो x का मान कितना आ जाएगा 120। x का मान कितना आ जाएगा 120। अगर आप संख्या 12x 12y मान के करते हो तो वैसे भी आप कर सकते हो भाई, 240 गुणा में 12 एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या 24, दूसरी संख्या हमने मान ली 12x। इससे जब निकालोगे तो 12x की वैल्यू आ जाएगी 120, x की वैल्यू आएगी 10 और हमें निकालनी कितनी है 12x की ही वापस निकालनी है, तो उसको 12 से फिर गुणा करना पड़ेगा, तो सीधा 120 आ जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 74 है, ये सिंप्लीफिकेशन का है। BODMAS बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में सभी को याद है भाग गुणा जोड़ घटा, लेकिन आगे जो दो शब्द है ना B और O, पहले तो आएगा ब्रैकेट सोल्व करना, पहले तो ये ब्रैकेट सोल्व होगा। O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का। तो भाग से पहले अगर कहीं पे का लिखा तो उसको सोल्व करना है, भाग बाद में होगा, पहले का, और का अर्थ होता है गुणा। जहाँ भी का है उसमें गुणा का निशान लगाओ, फिर उसको सोल्व करो, उसके बाद भाग करना है। और सबसे पहले जो संख्या ब्रैकेट में वो सोल्व होगी। तो 3/4 जमा 1/3, 3/4 जमा 1/3 ये करना है। तो ये कितना बनेगा 13, 3 × 9, 9 × 4 13, 13/12 का मतलब गुणा, और आगे कितना है 12/13। तो ये सारा कट पीट के कितना आ जाएगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1। आगे दे रखा 680 माइनस 520/5 करेंगे तो ये बनेगा 104 माइनस 1। 680 में से 105 घटा दो, कितना बचेगा 575। ऑप्शन डी उत्तर होगा। बोर्ड मास याद रख लेना, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, और का को अगर सोल्व करना तो उसकी जगह क्या आएगा गुणा का निशान। पहले वो गुणा का निशान का वाला सोल्व होगा, फिर भाग होगा। सवाल नंबर 75 दिया है, एक दुकान में 60 वस्तु हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 है और शेष का 35 है। भाई शुरू की 30 का 30 रुपये, अगली का 35, सभी का औसत मूल्य बताओ। देखो बराबर वस्तुएं बांट रखी हैं, शुरू में भी 30 है और आगे भी 30 है। अगर कम ज़्यादा होती तो इनकी गुणा करते, इधर भी 30 है और इधर भी 30, तो एवरेज क्या हो जाएगा 30 जमा 35/2, सीधा सा ये एवरेज निकल जाएगा, और ये एवरेज आएगा 32.5। अगर ये संख्या कम ज़्यादा होती, मान के चलो ये कहते हैं कि 20 संख्याओं का औसत 30 है और अगली 40 संख्याओं का औसत 35 है, तो सभी का औसत बताओ। तब क्या करते, इनकी टोटल गुणा करते, 20 गुणा में 30 कितना बन गया ये 600। ठीक है, फिर करते 40 का 35 से गुणा, उनको जोड़ के और फिर उनको 60 से भाग करते, फिर इनका ओवरऑल एवरेज निकल के आता। अब इसने कहा कि 30 संख्याओं का औसत 30 है और अगली 30 का 35 है, तो बराबर संख्या है दोनों साइड, तो इन दोनों का औसत निकल जाएगा 30 जमा 35, 32.5 उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 76 दिया है, P और Q का अनुपात दे रखा है। P अनुपात Q है 7:8, तो P/Q अनुपात Q/P निकालना है। तो P/Q कितना हो जाएगा 7/8, अनुपात Q/P कितना है 8/7। इनका अनुपात निकालेंगे, आर पार गुणा कर दो, 7 7 49 अनुपात 8 8 64, ये हो जाएगा P अनुपात Q अनुपात Q अनुपात P। ठीक है, इसमें ये पूछा गया तो ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे, ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं। P अनुपात Q दिया गया 7:8, तो P/Q अनुपात Q/P पूछा है, तो ये हो जाएगा 7 7 49 अनुपात 8 8 64, ये उत्तर हो जाएगा 49:64। ठीक है, सीधा सा करना है, जो भी कुछ भी मान पूछे P की वैल्यू 7 रख देना और Q की वैल्यू 8 रख देना, ये जो अनुपात में दिया है। उसके बाद इधर कुछ भी पूछ सकता है, कई बार इधर पूछ लेता P²/Q अनुपात Q²/P का मान बताओ। तो P² कितना हो जाएगा 7 7 49/8, ठीक है, बराबर Q² कितना हो जाएगा 8 8 64/7, फिर आर पार गुणा करेंगे तो 49 गुणा 7 कितना हो जाएगा 343 अनुपात 512। इसके ऑप्शन गलत है 76 के। प्रश्न नंबर 77 दिया है, 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 1 या 9 है। इकाई अंक का मतलब जो प्रथम जो अंक होता है लास्ट का, जैसे 1 में है 11, 19, 21
29, 31, 39, यानी कि हर संख्याओं में 2 संख्या होती है। 1 से 10 तक की 2 संख्याओं में इकाई अंक 1 से 9 पाएगा। 11 से 20 तक देखेंगे तो इसमें 11 का और 19 का, यानी कि हर क्रमागत 10 संख्याओं में 2 संख्याओं ऐसी है जिनका इकाई अंक 1 या 9 होता है, जैसे 11 और 19, 21 और 29, 31 और 39, 41 और 49। तो ऐसे इसने 1 से 80 तक पूछा है। 1 से 80 तक यानी कि 8 लाइन होगी 10-10 की। 1 से 10, 20, 11 से 20, फिर 21 से 30, 31 से 40, 41 से 51, ऐसे करके। तो इसमें टोटल 8 हो गई। और हर 1 से 10 तक की संख्याओं में कितने आते हैं? 2 बार। ठीक है, तो 8 बार 8 संख्याएं होगी, टोटल कितनी बार आएगा? इकाई का अंक 16 बार। इकाई का अंक 1 या 9 कितनी संख्याओं का होगा? 16 संख्याओं का होगा। ठीक है, उसने प्रतिशत पूछा 16, बड़े टोटल संख्या कितनी है? 80 गुणा में 100। 16 5 80, 5 से 100 काटेंगे तो 20%। आया समझ में? जैसे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हर 10 संख्याओं में 2 अंक ऐसे हैं जिनका इकाई अंक 1 और 9 आता है। हर 10 संख्याओं में टोटल 80 संख्याएं हैं, तो 80 संख्या तक कितने संख्याओं में आएगा? 16 संख्याओं में आएगा इकाई अंक 1 या 9। एक तो 11 21 31 41 51 61 71। ठीक है, दूसरा आएगा 9 19 29 39 49 69 59 इनमें टोटल 16 संख्याएं बनेगी 1 से 80 तक। प्रतिशत के लिए 100 से भाग गुणा कर देंगे, 16/80 गुणा में 100, 20% इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 78, सवाल नंबर 78। 78 में पूछा है कि एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों का अनुपात है 2:4:9। 3 सब्जेक्ट दे रखे, गणित, विज्ञान और भाषा। अनुपात है 2:4:9। आ गया कि यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि होती है तो नया अनुपात बताओ। देखो पहले इन तीनों का अनुपात दे रखा है, किसका? और देखो 3 अनुपात दे 20 40, और पहले अनुपात कितना दे रखा था? 2 4 और 9 अनुपात दिया था। इंग्लिश वाले में आधा % है, हिंदी में पूरा था। 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और गणित, भाषा और विज्ञान। पहला है साइंस, दूसरा है गणित और तीसरा है विज्ञान का, भाषा का। तो इनका अनुपात था 2:4:9 हो गया। इसके बाद कहा है कि पहले वाले में 10% की बढ़ोतरी। इनको क्या करो, अनुपात ही तो हैं 20 40 और 9, 2 4 और 9 ये अनुपात में दे रखे हैं। तो 10%, 20%, 40% अगर हमें किसी का निकालना है तो इसको क्या मान लो? 20:40:90 ऐसे मान लो। अनुपात में दे रखे 2:4:9 ही रहेगा। अब इसमें क्या गया कि पहले वाले में 10% की बढ़ोतरी, तो 20 का 10% बढ़ेगा, कितना होगा? 20 का 10% होता 2, तो ये भी नया कितना हो जाएगा? 22। दूसरा कितना है? 40, 40 का कितना बढ़ गया? 20%। 40 का 20% कितना करेगा? 40 दूनी 80, तो यानी कि 40 में 8 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 48। इसमें कितना जुड़ गया? 2, इसमें कितना जुड़ गया? 8। तीसरा है 90, और 90 में 40% बढ़ गया, तो 9 चौक 36, कितना जुड़ गया? 36। तो 90 में 36 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 126। यानी कि नया अनुपात क्या आ गया? 22:48:126। इसको 2 से सारे को काटेंगे तो नया अनुपात क्या बनेगा? 11:24:63, जो ऑप्शन डी में दिया है। देखो इसमें नीचे सब स्टार्ट में, यहाँ देखो इसमें नीचे लिखा है अनुपात तीनों का 2:4:9। तो 2 4 और 9 को हम अनुपात में दे रखा तो हम इसको 200 भी लिख सकते हैं, 200:400:900। भाई 0 से 0 तो कट जाए नहीं अनुपात में, अनुपात तो सेम रहेगा। क्यों लिखा हमने 20 40 90? ताकि गुणा करने में पॉइंट ना आए। अगर हम 2 4 9 करेंगे, फिर 2 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 0.2 आएगा, तो फिर वो संख्या बनेगी 2.2। इसलिए हमने 20 40 और 90 ले ली, अनुपात तो सेम रहेगा। फिर 20 का 10% निकालेंगे 2, 40 का 20% निकालेंगे 8, 90 का 40% निकालेंगे 36। तो इस हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 11 24 और 63। सवाल नंबर 79 है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ है, दूसरी पर 20% की हानि, तो ओवरऑल लाभ होगा या हानि, और कितनी हानि होगी? देखो एक वस्तु 960 में बेची है और उस पर लाभ कितना दे रखा है? 20% लाभ है, तो यानी कि कितने की वैल्यू हो गई है? 120 की। 120 की वैल्यू होगी 960, हमें 100 की निकालनी है।
यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, वो कितना आ जाएगा 960 बटे में 120 करेंगे तो 12×8 = 96, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 800 रुपये। 800 रुपये की वस्तु हमने 960 में बेच दी, कितना रुपये का लाभ मिला था 160 का, हो गया। दूसरा है कि एक वस्तु का कीमत है 960 रुपये और उसको 20% हानि पर बेच दी, 960 दे दिया 100 की वैल्यू, हानि पर बेच दी 20%, तो नहीं कितने का मान निकलेगा 80% का, ठीक है। तो 96 को अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 768 रुपये, 768 पे बेच दी, 960 की चीज़ बेच दी 768 पे, और एक जो चीज़ 800 रुपये की थी उसको बेचा था 960 पे, लाभ हुआ था 160 रुपये का, और हानि कितनी हुई 960 में से 768 गए तो, और ये टोटल हानि जो हमारी होएगी इसमें से ये बनेगा 192 रुपये का। लाभ हुआ था 160 का, हानि हुई 192 की, टोटल हानि हमें बताने कितनी हुई, तो 192 की हानि हुई थी, लाभ हुआ था 160 का, इसमें से घटा दो, 160 में से 192 गए तो कितना आ गया -32, यानी कि 32 रुपये की हानि हुई है हमें ओवरऑल, ये इसमें बताना है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा 960 और लाभ दे रखा 20%, इसका क्रय मूल्य निकाल लो, क्रय मूल्य आ जाएगा 800 रुपये। 800 रुपये की चीज़ 960 में बेच दी, कितने का लाभ हो गया 160 रुपये का। दूसरी वस्तु थी 960 रुपये की, बेच दी कितने की 768 की, तो कितने का हो गया इसमें 192 रुपये की हानि हो गई हमें। ओवरऑल क्या होगा भाई 192 रुपये का लॉस खा रहे, 160 रुपये का फायदा, टोटल हानि होएगी कितनी होएगी 192 और 160 का अंतर कितना है 32 रुपये, हमें अंत में 32 रुपये की हानि हुई है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 80 है, 8 माह प्रति वर्ष 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपये की राशि 2 साल बाद कितनी होगी। दर दे रखी है 12% वार्षिक, लेकिन हर 8 महीने बाद होती है वो, ठीक है। 12% दर दे रखी है, अगर पर मंथ के हिसाब से निकालेंगे तो 12 से भाग देते हैं, 1% मासिक आ जाएगी, हमने निकाल ली 8 माह के हिसाब से, तो कितनी दर हो जाएगी 8%। दर भाई साल की निकालते हैं, 12% पर एनम का मतलब क्या है कि 12 महीने में 12%, तो 1 महीने की कितनी आएगी 1%, 8 महीने कितनी हो जाएगी 8%, तो दर इसमें कितनी लेनी है 8% दर लेनी है, दर हो गई 8%, ठीक है। 2 साल का ब्याज निकालना है 2 साल के लिए, तो 2 साल के हिसाब से तो 8 महीने के 2 साल कितने चक्कर होंगे भाई, 2 साल का मतलब कितना हो गया 24 महीने, और 8 महीने के हिसाब से हमने निकाले तो 8 या 24, यानी कि टाइम कितना लिया जाएगा फिर 3 साल लिया जाएगा। दर ली जाएगी 8% और टाइम लिया जाएगा 3 साल, 3 साल मान के चलेंगे, 3 चक्कर होंगे ना, तो 2 साल का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद इसका जो मिश्र जो निकालना चक्रवर्ती ब्याज 12,000 रुपये का, वो आएगा 15,116 पॉइंट कुछ, यानी कि 15,117 रुपये आएगा। इस सवाल में 8 माह दिया गया है, वार्षिक दर नहीं दी गई, तो 8 माह के हिसाब से लेने हैं, तो 2 साल में कितने महीने होते हैं 24 महीने, और 8 महीने के हिसाब से कितने हो गए 3 चक्कर हो गए, यानी कि 3 साल का निकलेगा, 3 बार का निकलेगा, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज 12% वार्षिक दर दे रखी है, तो 8 महीने के हिसाब से कितनी होगी 12%, 12 महीने गुणा में 8 महीने की निकालने कितनी आ जाएगी दर 8%। दर लेनी है 8, समय लेना 3। उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज निकालना 12,000 रुपये का, मिश्र दर निकालना है, ब्याज में जोड़ देंगे, पहले ब्याज निकलेगा फिर इसमें जोड़ देना, ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 81 है, एक विक्रेता ने 2 किस्म की चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी, एक खरीदी 15 रुपये 100 ग्राम की, दूसरी खरीदी 18 रुपये 100 ग्राम की कीमत, उनको मिला दिया, मिश्रण को 20 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर पर बेचकर 20% का लाभ हुआ। 100 ग्राम को भूल जाए क्योंकि तीनों जगह 100 ग्राम दे रखा है, तो मात्रा तो बराबर है, ठीक है, मात्रा तो बराबर दे रखी है इसने, लेकिन इसने क्या कहा कि 20 रुपये का लाभ, 20 रुपये में अगर चाय पत्ती बेची है मिश्रण, तो उसमें 20% लाभ दे रखा है, यानी कितने कीमत दे दी 120 की वैल्यू दे दी 20, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमने पहले 100 की वैल्यू निकालनी है, इसमें मिश्रण बेचा है 20 रुपये के हिसाब से 20% लाभ का, 120 की वैल्यू दे दी 20, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 बटे 120 गुणा में 100, यानी कि 6, और ये आ जाएगी 50 बटे 3, ये कीमत पे बेची है उसने। एक चीज़ खरीदी 15 रुपये की, एक खरीदी 18 की, और 50 बटे 3 के हिसाब से उसने बेची है। हमने लाभ हटाना है, बिना लाभ के बतानी है, तो 15 की खरीदी थी, एक 18 की, बेची कितने पे है 50 बटे 3 की, एलिगेशन लगा दो, ये इनका अनुपात आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर बचेगा 4 बटे 3, 18 × 54, और ये 15 × 45 करें तो 5 बटे 3, किस अनुपात में मिला, यानी कि 4:5 में, 4 बटे 3 अनुपात 5 बटे 3 करेंगे तो 4:5 ये बन जाएगा,
तो किस अनुपात में मिलाई है दोनों? 4:5 में मिलाई है दोनों चाय पत्ती। अगर ये मात्रा अलग अलग होती तब हमें अलग अलग कीमत निकालनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे तीनों ही मात्रा बराबर दे रखी, 100 ग्राम चाय पत्ती थी वो। ठीक है, तो मात्रा का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। प्रश्न नंबर 82 है टाइम एंड वर्क का। एक दिन में 4 घंटे काम करके कोई व्यक्ति एक काम को 12 दिन में पूरा करता है। एक दिन में 8 घंटे काम करके दूसरा व्यक्ति 9 दिन में पूरा करता है। एक दिन में 2 घंटे काम करके दोनों उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो एक आदमी काम करता है 4 घंटे, ठीक है, और 12 दिन में काम पूरा कर लिया। दूसरा आदमी काम करता है 8 घंटे और 9 दिन में उसको पूरा कर लिया। उसने कहा कि दोनों मिलके डेली 2 घंटे काम करेंगे तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो एक काम करे 4 घंटे दिन में काम करे एक जना। देखो पहला व्यक्ति काम करता है 8 घंटे, सॉरी पहला व्यक्ति जो काम करता है वो करता है 4 घंटे और 12 दिन में काम करता है। कितना काम कर लिया? 48। ठीक है, ये पहला व्यक्ति हो गया आर। ए जो करता है वो करता है 8 घंटे काम करता है, डेली 9 दिन में काम पूरा करता है। कितना काम हो गया? 72। दोनों का एक काम करता है 48 यूनिट, दूसरा करता है 72 यूनिट, ये मान के चलो। टोटल काम एक एलसीएम लेंगे, ओवरऑल काम निकालेंगे टोटल, तो वो कितना आ जाएगा? 144। ठीक है, ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 72 दूनी 144। आर की क्षमता कितनी आ जाएगी? 48 या 144। दोनों की एफिशिएंसी आ गई, एक की 3 एक की 2। टोटल काम है 144। तो दोनों अगर मिलकर काम करते तो कितना आता है? 144 बटे 3 और 2 5। इतना काम करते हैं। अगर दोनों मिलकर साथ काम करते तो इतने दिन में करेंगे काम पूरा। लेकिन इसने ये दिया कि डेली 2 घंटे काम करेंगे ये, तो डबल एफिशिएंसी मान के चलो। 2 घंटे का काम मतलब है डबल एफिशिएंसी का, क्योंकि हमने ये 1 घंटे के हिसाब से निकाला, क्योंकि जो वैल्यू थी सारी हमने घंटे से गुणा कर दी। तो 2 के हिसाब से 2 और इन दोनों का काम, तो 2 को नीचे भाग कर देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 72 बटे 5। एक बार फिर समझो, एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे नीचे पहला बंदा काम करता है 8 घंटे डेली काम करता है, 12 दिन में टोटल काम कितना करेगा? 4 घंटे काम करता है। 1 सेकंड रुको, आर है ना, आर की जगह एक्स और वाई मान लो। एक्स काम करता है 4 घंटे डेली, कितना यूनिट काम करता है डेली? 12 दिन काम करता है। टोटल कितना कर दिया? 12 चौक 48। वाई जो है वो करता 8 घंटे और डेली करता 9 दिन, ये हो गया 72। ठीक है, अब इनके काम को पहले बराबर बनाओ। दोनों के काम को बराबर बनाना है, क्यों? क्योंकि इसने कहा कि दोनों समान काम करते हैं, ए कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो 48 और 72 को अगर हम समान बनाएंगे तो इसको 3 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि टोटल काम कितना आ जाएगा? 144 काम होगा टोटल। ये तो दोनों सेम काम करेंगे, सेम काम होगा 144 का। 144 यूनिट काम है, उसको एक्स करेगा कितने दिन में? 3 दिन में। और वाई की एफिशिएंसी कितनी है? 2। दोनों 5 दिन में करते नॉर्मल, लेकिन इसने कहा कि डेली 2-2 घंटे काम करना है, तो डेली 2-2 घंटे काम करेंगे। ये 1-1 दिन की एफिशिएंसी थी, 1-1 घंटे की एफिशिएंसी थी ये। ठीक है, दोनों का काम बराबर करा है। पहले यहाँ उसको 3 से गुणा करके, इसको 2 से गुणा करके, फिर 2 क्यों करा? कि 2 घंटे डेली काम करवाना है, तो नीचे 5 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा? 72 बटे 5। आर और ए यानी कि एक्स और वाई दोनों मिलकर डेली 2 घंटे अगर काम करें तो टोटल काम करेंगे 72 बटे 5 घंटे में पूरा करेंगे, 72 बटे 5 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, इधर 48 और 72 जो इनका टोटल काम है पहले बराबर करना है, यानी कि इनका एलसीएम लिया जाएगा, वो आएगा 144। ऊपर वाले को 3 से गुणा होएगी, नीचे वाले की 2 से गुणा होएगी। ठीक है, यानी कि एक की क्षमता आ जाएगी 3 गुणा लेनी है, इसकी 2 गुणा क्षमता लेनी है, टोटल 5 क्षमता हो जाएगी। और 2 घंटे के हिसाब से 2 से गुणा कर दो इनकी क्षमता को, डबल क्षमता हो जाएगी, तो 144 बटे 10 आ जाएगा वो। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 83 क्या दिया है? एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, उसकी गति हर घंटे के अंत में 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है। 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना? अगला सवाल नंबर 83, इसमें दिया है एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और हर 1 घंटे के अंत में 7 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड बढ़ जाती है। 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कहने का मतलब ये शुरू में चला 1 घंटे चलेगा, कितना किलोमीटर पहुंच गया? 25 किलोमीटर। अगले घंटे उसकी स्पीड 7 किलोमीटर बढ़ गई, तो दूसरे घंटे कितना चलेगा? 25 और 7 32 किलोमीटर। अगले घंटे 32 किलोमीटर जाएगा, फिर तीसरे घंटे इसकी स्पीड फिर 7 बढ़ गई,
तो 32 और 7 कितना हो गया 39। अगले घंटे फिर 7 बढ़ेगी तो कितना आ जाएगा 46। अगले घंटे फिर 7 बढ़ेगी तो कितना आ जाएगा 53। ठीक है, अगले घंटे फिर 7 बढ़ेगी तो कितना आ जाएगा 60। इस हिसाब से स्पीड बढ़ती चलेगी उसकी। अब अगर हम इनको जोड़ते हैं, हमें 225 बनाना है, तो इसको आसान, सबसे आसान तरीका यही है। पहले ऊपर की 5 घंटे की दूरी को जोड़ लो। इसको 25 जमा 32 जमा 39 जमा 46 जमा 53, इनको जोड़ लो, क्योंकि हर घंटे साथ साथ बढ़ रही है, हमें 225 ही बनानी, ज़्यादा बड़ी नहीं बढ़ानी। तो अगर ये सभी में अगर नॉर्मल 25 कॉमन है, अगर देखें तो भाई 25 इसमें, फिर 25 + 7, 25 + 14, 25 + 21, तो इसमें जो स्टार्ट के 5 हैं ये, इन्हीं को ही हमने जोड़ना है। ठीक है, 25 7 32, 32 7 39, 39 और 7 46, और 46 और 7 53। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारा बन गया 195। यानी कि उसने 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली 195 किलोमीटर, 195 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी है 5 घंटे के अंदर। ठीक है, अगर वो छठा घंटा चलता है, छठे घंटे चलेगा तो कितना चलेगा 53 और 7 60 किलोमीटर। छठे घंटा अगर चलेगा तो 60 किलोमीटर चलेगा, तो कितना हो जाएगा 255 किलोमीटर। देखो हमने 5 घंटे की ये दूरी जोड़ी है उसकी स्पीड, तो 5 घंटे में उसने टोटल कितनी दूरी तय कर ली 195 किलोमीटर। अगर वो छठा घंटा चलता है तो 5वें घंटे में कितनी स्पीड थी उसकी 53, छठे घंटे में फिर 7 किलोमीटर जुड़ जाएगी, अब कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर। चलेगा कितना, वो 60 किलोमीटर चलेगा तो 255 आ जाएगा ये भाई। इसमें 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो आएगा 255। जाना कितना है 225, कितना फालतू चल गया 30 किलोमीटर। 6 घंटे अगर पूरा चलेगा तो 60 किलोमीटर चलेगा, लेकिन अगर अब हम आधा घंटा चलाएं, मान लो इसको छठे घंटे में आधा, तो 60 की जगह वो कितनी दूरी तय करेगा 30 ही करेगा। ठीक है, तो छठे घंटे अगर वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो आधे घंटे में कितना करेगा 30, तो यानी कि कुल दूरी कितने तय करेगा 5.5 घंटे में। 5 घंटे में तो कर लिया 195, छठे घंटे में 30 और करेगा तय, तो जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 225। हमने भी 225 ही करवानी है। 5 घंटे पूरे चला, छठा घंटा आधा चलेगा, 5.5 का मतलब होता है 11/2, 11/2। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है जो सवाल है, ये पाई चार्ट का है, देख लेना। अच्छा 85 नीचे दिया है लास्ट, आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, और इसको आरोही क्रम में लिखना, बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको लिखना है। आरोही क्रम में मैं आपको फिर बताता हूँ, अगर ये भिन्न लगातार ऊपर नीचे क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, जैसे 2/3 दे दी, 3/4, 9/10, 18/19, लगातार 2 संख्याएं देखो क्रमागत संख्याएं हैं ऊपर नीचे, तो जो सबसे बड़ा होगा ना, जो सबसे बड़ी भिन्न जिसके दोनों जो दोनों डिजिट सबसे बड़े होंगे, दोनों अक्षर, वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसके छोटे हैं वो छोटी होगी। जैसे 2/3 है और एक लास्ट में है 99/100, तो सबसे बड़ी होगी 99/100, सबसे छोटी होगी 2/3। बीच में अगर 18/19 है तो 18/19 बीच की भिन्न हो जाएगी। जितने बड़े अंक होंगे उतनी बड़ी भिन्न होगी। तो 5/6 इसमें सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। 2/3 इनमें सबसे छोटा है, सबसे छोटी होगी। बीच में 3/4 होगी। तो आरोही क्रम में लिखा जाएगा 2/3, 3/4, 5/6। तो यहाँ तक हमारे 85 सवाल पूरे। अच्छा अगर आपको नहीं भी आता ना तो इसको पॉइंट में बदल लेना। तो पहला अक्षर 2/3 को अगर पॉइंट में करो 0.6 आएगा, कुछ आगे की लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 3/4 को हम करेंगे तो आएगा 0.7 के कुछ आएगा, और 5/6 के करेंगे तो हम 0.8 के कुछ आएगा। तो सबसे बड़ी कौन सी है 0.8, उससे छोटी ये, सबसे छोटी ये। ठीक है, गणित का हमारा पूरा हो गया। अब करेंगे हम रीजनिंग। सवाल नंबर 86 से यहाँ से रीजनिंग शुरू होती है हमारी। रीजनिंग का पहला जो प्रश्न है इनकी सवाल नंबर 86 है, ये है कथन और निष्कर्ष का। कथन दिया है कि सभी शेर चूहे हैं, ये बीच में शेर हो गया और ये चूहे हैं। कुछ चूहे बंदर है, ये चूहे ये बंदर बना दिए, और सभी बंदर इंसान है। ये बीच में कौन है शेर है, ये क्या है चूहे हैं, और ये इसके बीच में ये क्या है ये बंदर है, और ये सारे बंदर क्या हैं इंसान है, ये बाहर वाला इंसान है। पहला निष्कर्ष क्या है कि कुछ शेर चूहे हैं। शेर कहाँ है, ये बीच में। शेर और चूहों का क्या कनेक्शन दे रखा है, क्योंकि देखो सभी शेर चूहे हैं तो कुछ चूहे शेर होंगे, ओबेसी बात है। चूहा बाहर का है, शेर अंदर का है, तो कुछ चूहे शेर हैं, बिल्कुल सही है ये कथन। कुछ बंदर चूहे हैं, कुछ बंदर चूहे हैं, ये आपस में मिले हुए हैं यहीं पे, ये देखो यहाँ पे कुछ बंदर चूहे हैं, ये आपस में मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों ही निष्कर्ष इसमें सही है।
ये आप डायग्राम बना लेना, वेन डायग्राम, उसके बाद आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, दोनों ही निष्कर्ष का अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर जो 87 है, ये दिया है फैमिली रिलेशन का। फैमिली रिलेशन का दिया है, ई और ए का संबंध पूछा, यानी कि सारा आपको सोल्व करना पड़ेगा। और इसमें जो उत्तर आएगा वो आएगा बेटी का पति आएगा, सी इसका उत्तर आ जाएगा, बेटी का पति। आप सोल्व करना। 88 नंबर है, ये भी फैमिली रिलेशन का है, ये आप बना के देख लेना। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखो, इसमें पूछा डी का ई से संबंध, तो लास्ट में ई तक दे रखा, आपको ई मत बनाना, सिर्फ ये 4 तक इतना ही बनाना। ये गुणा का निशान दे रखा, उससे आगे का सोल्व मत करना, सिर्फ इन शुरू के 4 का ही बनाना। कई बार डाटा ज़्यादा दे देता, पूछता सिर्फ 2 ही है, कई बार ए से सी का रिलेशन पूछ लेता, देता डी और ई तक, तो लास्ट का बनाना ही मत, जितना पूछा है सिर्फ उतना ही बनाना। ये 89 नंबर है, ये एक चार्ट दिया गया है इसके अंदर, जो मतलब डायरेक्शन का सवाल है, ये इस दिशा में सारे ऐसे खड़े हैं। ठीक है, और इसमें पूछा है कि मोहन किधर देख रहा है, उससे पहले कि देखो ऐसे खड़े हैं सारे के सारे इस डायग्राम के हिसाब से। इसमें है कि अब हर कोई घड़ी की सुई के हिसाब से 90 डिग्री घूम जाए। घड़ी की सुई कैसे घूमेगी, ऐसे पूर्व से पश्चिम ऐसे घूमेगी घड़ी की सुई। इसमें कह रहा है कि हर कोई घड़ी की सुई के हिसाब से 90 डिग्री घूम जाता है, तो मोहन किस दिशा में देख रहा है, मोहन किस दिशा में देख रहा है। तो जो घड़ी की दिशा में घूमेगा तो मोहन इधर है, अब ये इधर 90 डिग्री की जाएगा, तो इधर जिधर राजू देख रहा है ना, इधर मोहन आ जाएगा। 90 डिग्री घूमेगा तो इस साइड देखेगा ये, और ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व। तो मोहन 90 डिग्री घूमने के बाद किस दिशा में देखेगा, उत्तर पूर्व में देखेगा, नॉर्थ ईस्ट की साइड देखेगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें है कथन और निष्कर्ष, यहाँ से कथन है और ये नीचे निष्कर्ष दिए हैं। पहला कथन क्या है कि सभी दरवाजे खिड़कियाँ हैं, ये दरवाजे हो गए और ये बाहर खिड़की हो गई। कुछ खिड़कियाँ पर्दे हैं, एक खिड़की थी और ये कुछ पर्दे हो गए। ठीक है, सभी पर्दे कुर्सियाँ हैं, ये जो पर्दे हैं ये सारी कुर्सियाँ हो गई, ऐसे बनेगा। ये क्या हो गया, दरवाज़ा, ये क्या हो गया, खिड़की, और ये अंदर क्या है, पर्दे, और ये खिड़की, जो दरवाजे, पर्दे और एक कुर्सी। ठीक है, अब क्या पूछा इसने, पहला निष्कर्ष कि सभी दरवाजे पर्दे हैं, सभी दरवाजे पर्दे हैं। दरवाजे, सभी दरवाजे खिड़कियाँ दिया गया, लेकिन सभी दरवाजे पर्दे हैं, इनका कोई कनेक्शन है ही नहीं। सभी दरवाजे पर्दे हैं कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो दरवाजे हैं वो खिड़की के अंदर है, तो निष्कर्ष एक है वो तो होगा नहीं। दूसरा है कि कुछ कुर्सी खिड़कियाँ हैं, कुछ कुर्सी खिड़कियाँ हैं, बिल्कुल ये हिस्सा यहाँ पे देखो, ये खिड़की है बाहर वाली और ये इधर बाहर वाली कुर्सी है, तो दोनों आपस में मिल रही है। तो जो निष्कर्ष 2 है वो सही है, केवल निष्कर्ष 2 का पालन करेगा, निष्कर्ष 1 का नहीं करेगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। 91 नंबर जो सवाल है वो भी कथन निष्कर्ष का दिया है, ये कथन है, ये निष्कर्ष है। कथन दिया है कि सभी गुलाबी दरवाजे हैं, ये गुलाबी होगा, ये दरवाजे, सभी पुरुष दरवाजे हैं, तो पुरुष भी दरवाजे के अंदर आ जाएगा। इसका क्या बनेगा, प्रॉपर जो डायग्राम बनेगा इसका ऐसे बनेगा, पुरुष गुलाबी और ये बाहर हो गया दरवाजे, ऐसे बनेगा आंख जैसे। ठीक है, एक पुरुष है, ये एक गुलाबी है और ये बाहर क्या है, दरवाजा है। निष्कर्ष क्या है कि कुछ पुरुष गुलाबी है, कुछ पुरुष गुलाबी नहीं, भैया अंदर दोनों आपस में मिले ना मिले ऐसा कोई फिक्स नहीं है, निष्कर्ष 1 नहीं होगा। सभी दरवाजे गुलाबी हैं, सभी दरवाजे गुलाबी नहीं है, दरवाजे कुछ गुलाबी हैं, क्योंकि गुलाबी का हिस्सा सिर्फ ये छोटा है, निष्कर्ष 2 भी नहीं होगा। सभी गुलाबी पुरुष हैं, ये भी नहीं होगा, पुरुष और गुलाबी का कोई सीधा संबंध नहीं दिया गया। ठीक है, ना तो निष्कर्ष 1 करता, ना 2 और ना 3, तीनों में से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है, 7 मित्र बैठे हैं। इसमें देखो अगर कोई ऐसे सीधे लाइन में बैठे हैं तो सबसे पहले वहाँ से उठाए, जब कोई किसी का ये बता रखा हो भाई वो कोने पे बैठा है, वो बीच में कौन से कोने पे बैठा, कोने वाला प्रश्न उठाओ। इसमें एस को एक कोने पे बैठा रखा है ऐसे, इसके बाद इनकी सारी सीक्वेंस बनाने और वो बनेगी ऐसे SUQPORT करके। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी SUQPORT, ये सीक्वेंस में बैठेंगे सारे के सारे। ये बैठा है, इसमें लास्ट में पूछा है कि P के ठीक बाएं और कौन बैठा है, P के एकदम लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, वो बैठा है Q। एक बार बना के देखना, मैंने सीटिंग अरेंजमेंट आपको समझा रखी है। ये क्वेश्चन नंबर 93 है और ये 4 फोटो दे रखी है, इसमें से बताना कि कौन सी अलग है। ABCD इसमें से 4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं और इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी अलग है। ध्यान से देखो, इन सभी में कलर किया हुआ है लेकिन इसमें लाइनिंग है, इतना सा ही अंतर है और तो कोई अंतर है ही नहीं।
इन तीनों में कलर किया हुआ है ये एक साइड में, और इसमें लाइनिंग कर रखी है ऐसे ऐसे, सिर्फ ये ही अंतर है इनमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। 94 है और इसमें पूछा गया कि इनमें से ये बताओ कि कौन सी आकृति अलग है ए बी सी डी में। देखो इसमें क्या है, 3 ट्रायंगल हैं, इसमें 4 चतुर्भुज हैं, 4 जो भी स्क्वायर हैं, इसमें 3 ट्रायंगल हैं, इसमें 2 पेंटागन है। ठीक है, इसमें 2 पेंटागन है। अब इनमें अंतर क्या है वो मैं समझा देता हूँ। देखो इसमें त्रिभुज कितनी है, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है 3, तो इसके अंदर 3 आकृति है। आयत की कितनी भुजाएं होती है 4, इसमें 4 आकृतियाँ हैं। त्रिभुज की कितनी भुजा होती है 3, तो इसमें 3 आकृति है। लेकिन पंचभुज की कितनी भुजा होती है 5, लेकिन इसमें कितनी आकृति है 2। यहाँ पे 5 आकृति होनी थी ऐसी पंचभुज की। तो जो डी इमेज है वो अलग है इनसे। 95 नंबर का है और ये दिया रखा कथन और उसका कौन सा निष्कर्ष होना चाहिए। कथन दिया है, ये दिया है कि सरकार ने एनसीईआरटी के वर्तमान पाठ्यक्रम में से 50% कम करने के लिए प्रस्ताव दिया था। यानी कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, सरकार ने कहा था कि उसमें से 50% हम कम कर देंगे। ठीक है, ये सरकार की स्टेटमेंट थी। तो कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। पहला है, सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना चाहिए जो गुणवत्ता को प्रभावित किए बगैर कम कर सके। बिल्कुल सही बात है भाई, सरकार ने क्या कहा है कि हम एनसीईआरटी का सिलेबस 50% तक कम करेंगे। तो अनुसरण जो निष्कर्ष 1 है वो सही है कि कमेटी का गठन होना चाहिए ताकि कोई भी गुणवत्ता पे फर्क ना पड़े। दूसरा है कि पाठ्यक्रम में कमी इस प्रकार की जाए कि सभी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। ऐसा तो कोई निष्कर्ष नहीं है इसका भाई, सभी छात्र उत्तीर्ण हो जाए ऐसा कोई इस चीज़ से मंशा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि एक समिति का गठन होना चाहिए जिससे गुणवत्ता प्रभावित ना हो। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष 1 का ही अनुसरण करता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर है, ये ABCD 4 दे रखे, आपको ये बताना है कौन सा अलग है, कौन सा इसमें से अलग है। देखो M से O गया 2 जोड़ दिया, MNO, PQ 2 जोड़ दिया। ठीक है, M से O में 2 जोड़ दिया, O से Q में 2 जोड़ दिया। ठीक है, और M के लास्ट वाला N हो गया। B से 2 जोड़ दिया D, D में 2 जोड़ दिया F और B का लास्ट का C, F का 2 जोड़ दिया H, H में 2 जोड़ दिया J और F के बाद G, R के बाद G, R में 2 जोड़ दिया U, नहीं R में 2 जुड़ेगा तो क्या आएगा RST, U की जगह क्या आएगा T आएगा यहाँ पे। देखो पहला और आखिरी जो है ना वो तो आगे पीछे है, फर्स्ट और लास्ट RSBCMNFG, बीच वाले में 2 जुड़ रखे हैं। B से 2 जोड़ा D, D से 2 जोड़ा F, F में 2 जोड़ा H, H में 2 जोड़ा J, M में 2 जोड़ा O, O में 2 जोड़ा Q। लेकिन यहाँ पे अगर R में 2 जोड़ोगे तो T आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है U दिया हुआ है, इसलिए D है वो अलग हो जाएगा। 97 नंबर है, ये फ्रेंड बैठे ये आप सिटिंग अरेंजमेंट कर लेना। 98 का भी सिटिंग अरेंजमेंट का है उसी ऊपर वाली पजल पे। अब देखते हैं 99 का, ये मैट्रिक्स वाला है, ये जो मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है वो है। ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा, इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा। 6, 18, 42, 7, 36, 61, 5, 15, तो इसमें से क्या आपका पूछा जाएगा। तो देखो एक बार छोटा सा आप सोच के देखो इसमें क्या ट्रिक आपकी लग सकती है, क्या ट्रिक इसमें लगेगी। देखो 36 भाई, 18 और 6 24, और ये देखो 36 बनेगा इसका, 6 का स्क्वायर करें कितना बनेगा 36, 36 में कितना जोड़ना है हमें 6 जोड़ना है, यानी कि 18 का कितना करना है 1/3 करना है। जैसे 7 का स्क्वायर लेंगे कितना बनेगा 49, जमा इसका 1/3 करेंगे तो 12, क्योंकि 49 में 12 जोड़ेंगे तो 61 बनेगा। इसका मतलब पहले वाले का डबल स्क्वायर करना है और बीच वाले का 1/3 करना है, पहले वाले का डबल और बीच वाले का 1/3 करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 15 का 1/3 हिस्सा कितना हो जाएगा 5, यानी कि 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये इस हिसाब से सोल्व करना है, ऐसे करके, ये ऐसे लेने हैं रो वाइज लेने हैं ये। ठीक है, पहले वाले नंबर का स्क्वायर करना है, बीच वाले का नंबर का 1/3 करना है और फिर आपस में जोड़ देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 100 नंबर प्रश्न है लास्ट, और ये भी आपको मिसिंग नंबर इसमें से फाइंड आउट करना है, मिसिंग नंबर आपको बताना है। ये ऐसे करना है, देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, बीच वाले जो रो है ना ये सारे स्क्वायर बन रहे हैं। ये 4 का स्क्वायर बन रहा है बीच में, फिर 6 का स्क्वायर और इधर वाला 2 का स्क्वायर, ये बीच में 16, 36, 4।
तो 4 का स्क्वायर क्या है 11 माइनस 15 4, 17 माइनस 23 करें तो 6 का स्क्वायर। 8 में से क्या करें कि 4 आ जाए, तो 8 में नीचे 10 आएगा, 10 में से 8 गए तो 2, 2 का स्क्वायर 4। समझ गए। पहले और तीसरे का अंतर जो बनेगा उसका स्क्वायर बीच वाला नंबर है। पहले और तीसरे का जो अंतर है उसका स्क्वायर बीच वाला नंबर है। तो इस हिसाब से हमारा ये प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। सारे 100% हमने कर लिए हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से, आप वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। और जो कंटेंट पहली बार देख रहे हो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है सीईटी एग्जाम के लिए, और ये जो आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज दी गई है। सारे 100% हमने करवा दिए सीईटी एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 12 था, 11 हम कर चुके हैं। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।